चलिए, तो आप सभी बच्चों से आग्रह है कि जुड़ जाइए फटाफट। और आज के सेशन में हम लोग लाजवाब प्रश्नों को करेंगे बच्चे, है ना। आपको जैसे कि पता ही है, यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रश्न हैं। आज के जो सेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से आपके दरोगा के एग्जाम में या अन्य किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस का आना तय है। देखिए क्या क्या है आज के सेशन में। आज के सेशन में है आपको पॉल्यूशन, है ना, बायोमैग्निफिकेशन, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स। तो इस पर प्रश्न आना तय है और आता ही है और इसको हम लोग देखते हैं बारीकी से। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के सेशन पर। और ये देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है। पहला ही प्रश्न बहुत लाजवाब है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, है ना, जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन का सबसे सटीक वर्णन करता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन आखिर है क्या। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? तो ये देखिए, बायोमैग्निफिकेशन या इसको बोलते हैं जैव आवर्धन। बायोमैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। क्या होता है जैव आवर्धन, उस पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जरा देख लीजिए। जैव आवर्धन क्या कहते हैं, किसको जैव आवर्धन कहेंगे? तो बड़ा महत्वपूर्ण है भाई मेरे, आपको ठीक है जीवों के शरीर में, है ना, ध्यान में रखेगा, या ठीक है आपको विभिन्न पोषी स्तर पर जब आपके क्या होगा तो विषाक्त पदार्थों का खाद्य जाल में या खाद्य श्रृंखला में सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, तो इस घटनाक्रम को आप क्या कहते हैं? तो भाई इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, खाद्य श्रृंखला में, याद रखना बच्चे, खाद्य श्रृंखला में, किसमें? तो खाद्य श्रृंखला में, है ना। आपका ये खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में क्या हुआ तो भाई मेरे खाद्य श्रृंखला में यानी फूड चेन में, इन फूड चेन क्या हो रहा है तो आपको फूड चेन में आपके जो ठीक है रासायनिक पदार्थ है उसकी सांद्रता में वृद्धि। विषाक्त रासायनिक पदार्थ, ध्यान में रखना बच्चे, विषाक्त मतलब पॉइजनस, है ना। खाद्य श्रृंखला में विषाक्त रासायनिक पदार्थों, है ना, आपको विषाक्त रासायनिक पदार्थों, यानी इसको क्या बोलते हैं रासायनिक पदार्थों को? तो भाई मेरे केमिकल, ठीक है, आपको पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस के सांद्रता में, पॉइजनस, है ना, केमिकल सब्सटेंसेस की सांद्रता में अगर वृद्धि हो जाए, है ना, पॉइजनस, है ना, केमिकल सब्सटेंस, याद रखना बच्चे, केमिकल सब्सटेंसेस की सांद्रता में अगर वृद्धि हो जाए तो इसी घटनाक्रम को, सब्सटेंसेस में अगर आपको बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगा तो इसी घटनाक्रम को आप क्या कहते हैं? तो जैव आवर्धन कहते हैं। ये देखिए, है ना, जैव आवर्धन की मात्रा जो है, ये देखिए सबसे पहले क्या हो तो उत्पादक में इसकी सांद्रता यानी प्रोड्यूशन में इसकी सांद्रता कम होती है। ध्यान में रखना बच्चे, अगर पूछेगा कि सबसे कम सांद्रता किस में होगा तो प्रोड्यूशन में। और इसके बाद आ जाइए क्या, कंज्यूमर वन, है ना। जैसे आपको हम ले लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन बच्चे, है ना, ये समुद्री परितंत्र की बात कर रहे हैं, समुद्री परितंत्र की बात कीजिए। इसमें सबसे नीचे क्या ले रहे हैं, या तालाब परितंत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे नीचे ले रहे हैं ठीक है फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन में सबसे कम सांद्रता होगा, ध्यान में रखना बच्चे, फाइटोप्लैंक्टन में सबसे कम सांद्रता होगा, है ना। किसका? तो बायोमैग्निफिकेशन का या विषाक्त रासायनिक पदार्थों का सांद्रता सबसे कम होगा। इसके बाद लीजिए फाइटोप्लैंक्टन के बाद कौन आएगा तो छोटी मछली आती है। इसमें ठीक है आपको छोटी मछली, इसमें सांद्रता आपके जो छोटी मछलियां हैं इसमें सांद्रता पिछले की अपेक्षा, फाइटोप्लैंक्टन की अपेक्षा क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी जी, है ना, एकदम याद रखिएगा, छोटी मछली। इसके बाद आ जाइए कौन तो बच्चे, बड़ी मछली में आते हैं। तो बड़ी मछली में इससे सांद्रता अधिक होगी, बड़ी मछली, है ना। और अगर हम बात करें शीर्ष, है ना, शीर्ष पर कौन होता है तो भैया या तो आपको ठीक है पक्षी होगा, है ना, पक्षी खा लिया उस मछली को, या इंसान होता है, मनुष्य होता है बच्चे। तो मनुष्य में सांद्रता सबसे ज्यादा होगी। यानी मनुष्य क्या हुआ तो भाई मेरे मनुष्य जो है यह आपको शीर्ष पर स्थित उपभोक्ता है बच्चे, है ना, शीर्ष पर आपको स्थित उपभोक्ता। तो जैव आवर्धन में मैंने क्या कहा कि खाद्य श्रृंखला में विषाक्त रासायनिक पदार्थों की वृद्धि हो जाएगी। अभी सबसे ज्यादा विषाक्त रासायनिक पदार्थ कौन? आपके
खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर गया है बच्चे। तो ये है आपका डीडीटी और पारा बच्चे, है ना, डीडीटी और पारा सबसे ज्यादा आपके खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर गया और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इसी की सांद्रता इसकी बढ़ गई है ना, ध्यान में रखना बच्चे। और जैव आवर्धन का सबसे अधिक सांद्रता किस में होगा? तो जैव आवर्धन की सर्वाधिक सांद्रता, एकदम समझिएगा, सर्वाधिक सांद्रता किसमें है? तो सर्वाधिक सांद्रता है, एकदम याद रखना है, ठीक है, हाईली कंसंट्रेशन किसमें होगा? तो सर्वाधिक सांद्रता होती है शीर्ष पर बैठे, है ना, शीर्ष पर बैठे, क्या बच्चे? बैठे आपको, है ना, उपभोक्ता में, शीर्ष पर बैठे उपभोक्ता में, जैसे मनुष्य बच्चे, है ना, हम लोग शीर्ष पर हैं, शीर्ष पर बैठे उपभोक्ता में आपको इसकी सांद्रता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। अब प्रश्न पर आइए, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन का सबसे सटीक वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स बायोमैग्निफिकेशन, है ना, ध्यान में रखना बच्चे, बायोमैग्निफिकेशन का कौन सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उच्च पोषीय स्तरों में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एट अ हाई ट्रॉफिक लेवल थ्रू द फूड चेन। एकदम ध्यान रखना, खाद्य श्रृंखला के द्वारा जब उच्च, ठीक है, उच्च या शीर्ष पर बैठे पोषीय स्तर में, ठीक है, किसका? तो बच्चे विषाक्त रासायनिक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। तो इसी घटनाक्रम को आप क्या कहते हैं? तो बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसका मैंने वर्णन भी किया है आपको, है ना। अब देखिए थोड़ी सी और बातें इस पर करते हैं, इस प्रश्न पर। यहां देखिए, समय के साथ एक ही जीव में प्रदूषकों का संचय, बच्चे इसको बायो एक्युमुलेशन कहते हैं, ना, बायो एक्युमुलेशन कहेंगे बच्चे। समय के साथ एक ही जीव में प्रदूषकों का संचय अगर होगा तो इसको बोलते हैं बायो एक्युमुलेशन। याद रखना बच्चे, बायो एक्युमुलेशन कहा जाता है, बायो एक्युमुलेशन कहते हैं, समझिए इसको, है ना। फिर देखिए, वातावरण में बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों का फैलना, बच्चे ये क्या होता है? तो जैव प्रदूषक होता है, जैव प्रदूषक जो धीरे धीरे क्या होगा? तो आपको विघटित हो जाएगा आपके वातावरण में, किसके? जीवाणु और कवक के प्रभाव से। अब देखिए, जल निकायों में पोषक तत्व की अधिकता के कारण शैवाल का विकास, इसको बोलते हैं क्या बच्चे? इसको बोलते हैं सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यानी अगर, ठीक है, आपको जल निकाय में दो चीज का, किसका किसका? तो एक तो नाइट्रेट्स का, ध्यान में रखिएगा, नाइट्रेट्स का, और दूसरा आपको फॉस्फेट्स की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाती है, फॉस्फेट्स की मात्रा अगर बढ़ जाएगी, तो इस घटनाक्रम को आप क्या कहते हैं? तो सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। एकदम समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। तो यूट्रोफिकेशन इसको कहते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, मजेदार सवाल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। अब नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं बच्चा लोग, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट सवाल कह रहा है? यहां देखिए क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य, ठीक है, रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है? और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना, और बहुत बार आपने, ठीक है, इसका आंसर भी किया होगा, लगभग बच्चों को याद होता है इस तरह का सवाल। लेकिन थोड़ी सी बातें आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए बच्चे। होता क्या है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बराबर मैं बताता रहता हूं कि देखिए, अम्लीय वर्षा का जो कंसेप्ट है ना, एसिड रेन का, आपको बहुत पुराना कंसेप्ट है और इसके बारे में सबसे पहले बताने का काम किया था रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। कब बताया था उन्होंने? तो भाई, ठीक है, उन्होंने आपको, ठीक है, बहुत ही पहले, लगभग आप कह सकते हैं, है ना, 1856-57 के आसपास ही इन्होंने बता दिया था अम्लीय वर्षा के बारे में। ये इन्होंने विस्तार से इसके बारे में चर्चा किया था बच्चे, है ना। तो देखिए, मेरी बात समझिए, अम्लीय वर्षा के बारे में याद रखना है, ठीक है। एसिड रेन शब्द का प्रयोग, एकदम समझिए इसको, एसिड रेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो शब्द का प्रयोग याद रखना बच्चे, एसिड रेन शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। का प्रयोग रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। बहुत अच्छी बात है, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था बच्चे, ध्यान में रखना है, एंगस स्मिथ ने किया था। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या हो रहा है, मेरी बात समझिए, ने किया था। अब क्या हुआ? तो बच्चे, ठीक है, आपको याद रखना है ना, आपको किसके? तो भाई दो चीजों की याद रखना है कि, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थों, ध्यान में रखना है, ये कहां से प्राप्त होगा? तो भैया ये पेट्रोलियम पदार्थ जो है, पेट्रोलियम पदार्थ है ना, या आप कह सकते हैं, ठीक है, जीवाश्म ईंधन बच्चे, पेट्रोलियम पदार्थ या जीवाश्म ईंधन, है ना, आपको जीवाश्म ईंधन कहिए, जीवाश्म ईंधन। अब इस पेट्रोलियम पदार्थ या जीवाश्म ईंधन के जलने से, है ना,
के जलने से, ध्यान में रखना बच्चे, के जलने से क्या क्या बाहर निकलेगा? तो के जलने से दो गैस बहुत महत्वपूर्ण निकलता है। कौन कौन? तो एक निकलता है SO2 और दूसरा निकल गया NO2, है ना बच्चे। ये देखिए SO2 और NO2, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, SO2 और NO2 जल के साथ अभिक्रिया करने के उपरांत, याद रखिएगा, जल के साथ, है ना, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ अभिक्रिया के उपरांत, ध्यान में रखना बच्चे, अभिक्रिया के उपरांत ये क्या करेगा? अभिक्रिया के उपरांत ये दो चीजों का निर्माण कर लेगा, उपयोग, ठीक है, अभिक्रिया के उपरांत, है ना, दो चीजों का निर्माण करेगा बच्चे। किसका किसका निर्माण करेगा के उपरांत? आपको, ठीक है, एक बनाया क्या उपरांत? ये देखिए H2O अब प्लस क्या SO2, है ना, ये सबसे पहले सल्फ्यूरस गैस और बाद में, ठीक है, सल्फ्यूरस बनाया बच्चे, बाद में ये सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो गया H2SO4 में, और ठीक है आपको H2O और प्लस क्या NO2 और ये बना लिया नाइट्रिक एसिड बच्चे, है ना, नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना, HNO3 बना लिया, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और जो क्या किया कि वर्षा जल को, ध्यान में रखिएगा, वर्षा जल को, वर्षा जल का पीएच, ध्यान में रखना बच्चे, वर्षा जल का पीएच ये कितना कर दिया? वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम, है ना, 5.6 से कम कर दिया, है ना, कम कर देता है। इसे ही आप अम्लीय वर्षा कहते हैं, कर देता है, और इसे ही आप क्या कहते हैं? तो भाई मेरे इसे ही आप एसिड रेन कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो भाई एसिड रेन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, उसके बाद कौन निभा रहा है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यही आपको वर्षा जल का पीएच मान को क्या कर देता है? 5.6 से कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको अम्लीय वर्षा होता है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखना है एसिड रेन बच्चे, एसिड रेन की वजह से, है ना, ध्यान में रखिएगा, एसिड रेन की वजह से क्या आजकल वर्तमान में क्या क्या हो रहा है? तो भैया सबसे पहले आपको हो रहा है स्टोन लिप्रेसी, ध्यान में रखिएगा, स्टोन लिप्रेसी, यानी आपको क्या हुआ? ये देखिए, स्टोन मतलब पत्थर हो गया और लिप्रेसी मतलब कुष्ठ हो गया, यानी आपको क्या हो रहा है? तो आपको पता है कि जितना भी मार्बल होता है, मार्बल या स्टोन होता है, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जब इस पर आपको क्या पड़ेगा? सल्फ्यूरिक एसिड पड़ेगा, तो ये क्या बना लेगा? H2SO4 पड़ेगा, तो ये बना लेगा, जिप्सम का निर्माण कर लेता है बच्चे, CSO4 का निर्माण कर लेता है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? तो धीरे धीरे, ठीक है, आपको संगमरमर का क्षय होने लगेगा, जो ताजमहल के केस में देखा गया है। दूसरा काम क्या करेगा? तो भाई आपको समुद्री जल को अम्लीय कर देगा, ध्यान में रखना, समुद्री जल का पीएच क्या कर देगा? जल को अम्लीय कर देता है, ध्यान में रखना है, को अम्लीय। बच्चे समुद्री जल का पीएच मान पहले क्या था, है ना, कुछ दिन पहले अम्लीय कर देता है। कुछ दिन पहले तक समुद्री जल का पीएच मान जो है लगभग आपको 8, ठीक है, लगभग आपको 8.2 से लेकर के 8.5 के बीच था, लेकिन वर्तमान में समुद्री जल का पीएच क्या हो गया कि 8 के आसपास आ गया है बच्चे, यानी पीएच मान देखिए घट रहा है ना, घट रहा है, यानी अम्लीयता आपको बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ? तो जितने भी कोरल रीफ हैं, है ना, आपको समुद्री जो है प्रवाल हैं, उसका विरंजन होने लगा, धीरे धीरे समुद्री जीवों पर आपको बहुत ही विकट प्रभाव होने लगा। तीसरी बात क्या बच्चे? तो आपको जो कृषि है ना, कृषि पर जब अम्लीय वर्षा गिरेगा बच्चे, तो कृषि को प्रभावित करेगा, यानी तो अमूमन सभी क्षेत्रों को यह अम्लीय वर्षा प्रभावित करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान में रखनी चाहिए आपको, तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, और इसको हमको विस्तार पूर्वक जानना है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या। तो भाई मेरे, ठीक है, आपको ओजोन परत, याद रखना, ओजोन परत बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत, ठीक है, परत क्षरण, है ना, क्षरण को रोकने के लिए 1987 में ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत यानी O3 परत के क्षरण को रोकने के लिए, परत के क्षरण को रोकने के लिए, एकदम समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्षरण को रोकने के लिए कब? तो उस 1987 में रोकने के लिए, है ना, आपको कब बच्चे? तो 16 सितंबर, देखिए ये भी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, 16 सितंबर 1987 को, कब बच्चे? 1987 को, ठीक है, आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया बच्चे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया, ध्यान में रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि की गई, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोटोकॉल संधि की गई, है ना, संधि की गई, कन्वेंशन किया गया बच्चे, की गई, है ना, आपको, और लागू कब हुआ? तो भाई मेरे, है ना, आपको चूंकि ये मॉन्ट्रियल कहां पर है?
तो कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में है। ध्यान में रखना बच्चे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। कब किया गया? तो भाई साहब आपको एकदम ध्यान में रखना है कि यह किया गया, ठीक है, आपके, ठीक है, 1987 में, है ना। ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कब किया गया? तो 16 सितंबर 1987 को। अब देखिए, है ना, आपको लागू कब हुआ? तो ठीक है, इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू, आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ? तो भाई साहब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, आपको, ठीक है, 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ। 1 जनवरी 1989 को क्या हुआ? तो को लागू हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है, को लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो भैया ये 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है बच्चे? उद्देश्य एकदम ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य था उस समय में क्या था? तो भैया ओडीएस, है ना, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, है ना, ओडीएस के उत्पादन को कम करना, है ना। ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंसेस है के, ठीक है, आपको उत्पादन को नियंत्रित करना, है ना, उत्पादन को नियंत्रित करना था, है ना, उत्पादन को नियंत्रित करना था। ध्यान में रखिए बच्चे, नियंत्रित करना था, है ना, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य था आपको जो ओजोन परत क्षरण हो रहा है उसके लिए जो ओडीएस है यानी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है उसके उत्पादन को क्या करना? कम से कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए मेरी बात समझिए अच्छे से। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ओडीएस में कौन कौन आएगा, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस में कौन कौन आएगा? तो भाई सबसे पहले आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ध्यान में रखना बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? तो भाई ये हेलोन्स है, ध्यान में रखना, हेलोन्स। हेलोन्स क्या होता है? तो हेलोजन से संबंधित यौगिकों को आप हेलोन्स कहते हैं, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरा क्या हुआ? तो भाई मेरे ये मिथाइल क्लोराइड है ना, CH3Cl होता है। ये आपको मुख्य ये 3 सब्सटेंसेस हैं ओडीएस, है ना, इसके उत्पादन को नियंत्रित करने पर उस समय में विचार किया गया। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, ओजोन परत जो है, ठीक है, उसका निर्माण, ठीक है, क्यों कैसे होता है भाई मेरे? तो ओजोन परत का निर्माण जो है समताप मंडल के ऊपरी परत पर आपको, है ना, ऑक्सीजन अणु द्वारा किसको? पराबैंगनी किरण के अवशोषण द्वारा किसका निर्माण होगा? तो ओजोन परत का निर्माण होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, ठीक है, ओजोन परत का निर्माण ध्यान में रखना है। ओजोन परत का निर्माण, ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? तो भाई साहब ओजोन परत का निर्माण होता है, एकदम समझिएगा, है ना, कि ये देखिए, है ना, किस मंडल में? तो मैंने कहा ठीक है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। ध्यान में रखना बच्चे, समताप मंडल में आपको क्या है? तो वहां पर समताप मंडल में आपका ओजोन ऑक्सीजन अणु जो है ये क्या करता है? तो भैया ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और ये बना लेगा, ऑक्सीजन अणु का निर्माण करेगा। बहुत अच्छी बात है। और ये ऑक्सीजन अणु जब आपको, है ना, आपको, ठीक है, ऑक्सीजन अणु जब ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया करेगा तो आपको ओजोन परत का निर्माण होगा। ध्यान में रखिएगा, ओजोन परत के निर्माण के लिए कौन सी किरण की आवश्यकता है? तो पराबैंगनी किरण की आवश्यकता है। और ओजोन परत किसको अवशोषित करता है? तो इसी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करता है। अब प्रश्न पर आते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चे? है ना, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ये आपको क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। ध्यान में रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1900, ठीक है, किसमें हुआ बच्चे? तो पहली बार 1900, ठीक है, आपको 97 में हुआ। उसके बाद जो है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है लागू हुआ 2005 में बच्चे, है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, यह आपको इसका मुख्य उद्देश्य था। यहां देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को रोकना, यह साइट्स का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान में रखना बच्चे, किसका उद्देश्य है? तो साइट्स का। और खतरनाक कचरे के सीमा पार आंदोलनों को नियंत्रित करना, यह किसका उद्देश्य है? तो ध्यान में रखिए, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। आपको खतरनाक जो है जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उसको, ठीक है, आपको क्या करना? सीमा पार, मतलब एक देश से दूसरे देश व्यापार को रोकने के लिए आपको बेसल कन्वेंशन, ध्यान में रखना बच्चे, कौन सा कन्वेंशन? तो बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत इसको नियंत्रित किया गया। बेसल कन्वेंशन, ध्यान में रखिएगा, सारे कन्वेंशन के विषय में हम लोग आगे धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। तो ध्यान में रखना है, एक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। फिर देखिए बच्चे, आपको ठीक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को रोकने के लिए साइट्स, है ना, और खतरनाक कचरे को सीमा पार आंदोलन को नियंत्रित करना, ये किसका मुख्य उद्देश्य है? तो बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत ये काम किया गया। तो देखिए बहुत लाजवाब सवाल है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, देखिए
है ना, इसीलिए मैंने बहुत सारी बातें वहां छोड़ दी थी। देखिए ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, पहला प्रश्न। ओजोन परत, याद रखना बच्चे, ओजोन परत जैसा कि मैंने बताया कि ओजोन परत जो है ना, ओजोन लेयर कहां पाया जाएगा, तो ओजोन लेयर जो है एकदम समझिएगा, ओजोन लेयर यह समताप मंडल में पाया जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, समताप मंडल, इसको क्या बोलते हैं, समताप मंडल को आप स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ना, ध्यान में रखिएगा, पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तो भाई साहब ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो ओजोन परत होता है, ठीक है, ये काम क्या करता है भाई, है ना, तो ओजोन परत जो है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन परत, ये देखिए, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाले, याद रखना बच्चे, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सूर्य से आने वाले किसको बच्चे, तो आने वाले पराबैंगनी किरणों को, है ना, पराबैंगनी किरणों को, ध्यान में रखना बच्चे, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है, एकदम समझिएगा, विकिरणों को अवशोषित करने का काम करता है, को अवशोषित करता है बच्चे, ये छानता नहीं है, ये क्या करता है, सीधे एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चे, अवशोषित करता है। अब आपको, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कितने पराबैंगनी किरण होते हैं, तो भाई साहब आपके पराबैंगनी किरण की बात अगर करेंगे तो ये देखिए यूवी रेज, ये मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो UVA होता है और UVB होता है, और क्या होगा, तो भाई मेरे UVC होता है। ध्यान में रखना बच्चे, UVC होता है। और यहां पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, UVA जो है ये क्या होगा, तो ये आपको, ठीक है, आपको ओजोन परत द्वारा अवशोषित नहीं होता, सीधे पृथ्वी पर आ जाता है बच्चे, ठीक है, या पृथ्वी पर पूर्णतः आ जाता है, या पृथ्वी पर पूर्णतः आ जाता है। बराबर क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी पर कौन पूर्णतः आ जाता है या पृथ्वी पर पूर्णतः आ जाता है बच्चे, है ना, ये उतना भी हानिकारक भी नहीं होता है, पूर्णतः आ जाता है ना। और ये भी ध्यान में रखिएगा, UVB जो है, ठीक है, ये क्या होगा, तो भाई मेरे अंशतः पृथ्वी पर आता है, अंशतः पृथ्वी पर आता है। 10:30 से लेकर के 12:30 बजे के आसपास सबसे ज्यादा आपको कौन पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आता है, तो पराबैंगनी किरण भी पृथ्वी पर आता है, अंशतः आता है बच्चे, अंशतः पृथ्वी पर आता है। कौन, तो UVB। और UVC बच्चे यह क्या होगा, तो ओजोन परत द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ओजोन परत द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है, यह सबसे खतरनाक है। ओजोन परत द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है, पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, अवशोषित कर लिया जाता है। कौन, तो आपको, आपका जो है, ठीक है, ये वाला परत जो है कर लिया जाता है ना, पराबैंगनी किरण, है ना, पराबैंगनी किरण C को आपका जो समताप मंडल में ओजोन लेयर है मोटा सा, वह ओजोन लेयर पूर्णतः उसको अवशोषित कर लेगा। भाई मेरे, ठीक है, आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर कितने ओजोन परत की मोटाई है ना, तो पृथ्वी पर ओजोन परत की मोटाई बच्चे, पृथ्वी पर ओजोन परत की मोटाई कितनी है, जो UVC आप किरणों को भी अवशोषिथ कर लेगा, तो पृथ्वी पर याद रखना, पृथ्वी पर, ठीक है, आपको ओजोन परत की मोटाई, ध्यान में रखिए बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है, ओजोन परत की मोटाई यानी द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑन अर्थ कितना है, तो परत की मोटाई याद रखिएगा भाई मेरे, ठीक, ओजोन परत की मोटाई जो है ना, ये 300, ठीक है, आपको डबसन यूनिट है, 300 डबसन यूनिट है। ध्यान में रखिएगा, ये डबसन यूनिट है ना, 300 डबसन यूनिट है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पृथ्वी पर ओजोन परत की मोटाई कितनी, तो 300 डबसन यूनिट होता है। और 1 डबसन यूनिट बराबर कितना, तो भैया मेरे 1 डबसन यूनिट बराबर होता है, 1 डबसन यूनिट बराबर कितना होगा, तो 1 डबसन यूनिट बराबर होता है, याद रखिएगा क्या होगा, तो भाई मेरे ये होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, ओजोन परत, है ना, 0.01, याद रखिएगा 0.01 मिलीमीटर, क्या बच्चे, तो ओजोन, तो मिलीमीटर ओजोन अणु, है ना, ओजोन अणु बच्चे, ओजोन अणु, है ना, तो ये याद रखना है, ठीक है, इतना मोटा ओजोन अणु को 1 डबसन यूनिट कहते हैं। और पृथ्वी पर कितना डबसन यूनिट है, तो भैया 300 डबसन यूनिट आपको क्या है, तो ओजोन परत की मोटाई होती है ना। अब इस पर प्रश्न पर आइए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं, तो भाई साहब डबसन इकाई का यूज करेंगे। डेसिबल क्या होता है, तो ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं बच्चे, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई होती है। और आपको पता होगा ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है, और आपको पता होगा कि
आपको अगर ठीक है 35 डेसिबल से 85 डेसिबल की ध्वनि है तो आपके लिए ठीक है ना, लेकिन जैसे ही 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होगी तो वो आपके लिए खतरनाक होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। पास्कल क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक, याद रखना बच्चे, प्रेशर का एसआई यूनिट है होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट है बच्चे, दाब का एसआई यूनिट है। और बैरल क्या होता है, तो भैया ये जो है ना आयतन का मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है, आयतन का मात्रक है। और आपको पता है कि एक बैरल बराबर कितना होता है, तो 159 लीटर, है ना बच्चे, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर होता है, ध्यान में रखिएगा। ये सब बराबर क्वेश्चन पूछता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापेंगे, तो डबसन इकाई द्वारा मापते हैं। ओजोन परत पूर्णतः किस किरण को अवशोषित करता है, तो भैया यूवीसी को पूर्णतः यह अवशोषित कर लेता है। कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे हानिकारक है, अगर इस पर बात करें तो सबसे हानिकारक जो पराबैंगनी किरण है, एकदम ध्यान में रखिएगा, हानिकारक पराबैंगनी किरण कौन होगा, तो भैया मेरे यूवीसी सबसे हानिकारक होता है। उसके बाद कौन होगा, तो यूवीबी होता है ना, यूवीबी। उसके बाद क्या होता है, तो भैया यूवी ए होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है बच्चे, तो ध्यान में रखना है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। याद है कि निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मिनीमाता रोग होता है, जो जैव आवर्धन का एक उदाहरण है। भैया मैंने अभी तुरंत बताया कि खाद्य श्रृंखला में, जब है ना, खाद्य श्रृंखला में ध्यान में रखिएगा, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की बात कर रहे हैं बच्चे ना, अगले क्लासेस में आपको फूड चेन वगैरह पे भी क्वेश्चंस लेंगे, तो मजेदार है बच्चे। खाद्य श्रृंखला में ध्यान में रखना, खाद्य श्रृंखला में जब विषाक्त रासायनिक पदार्थ, ध्यान में रखिए बच्चे, विषाक्त रासायनिक पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि होगी, है ना, उसे ही आप जैव आवर्धन कहते हैं। विषाक्त रासायनिक पदार्थ, एकदम ध्यान में रखिएगा, विषाक्त रासायनिक पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है, पदार्थ की सांद्रता आपको जब बढ़ती है तो उसी घटनाक्रम को आप क्या कहते हैं, सांद्रता बढ़ गई तो उसी घटनाक्रम को आप कहते हैं जैव आवर्धन, है ना, इसे ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और सबसे ज्यादा ठीक है आपको बायोमैग्निफिकेशन में योगदान कौन देता है, तो भाई साहब आपको डीडीटी देता है, आवर्धन, है ना, जैव आवर्धन कहलाता है। सबसे ज्यादा योगदान कौन दिया है जैव आवर्धन में, तो जैव आवर्धन में सबसे अधिक जो भूमिका निभाया है किसने, तो भैया निभाया है आपको, ठीक है, डीडीटी ने, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन बच्चे डीडीटी ने किया है। उसके बाद यदि बात करें तो मरकरी, है ना, याद रखना बच्चे कि मरकरी से ठीक है संदूषित भोजन, है ना, 1956 के दशक में सबसे पहले आपको जापान के मिनीमाता के स्थान पर प्राप्त हुआ था। कब, 1956 में। वहां पर मछली के पारा से प्रदूषित होने के कारण लोगों ने मछली का सेवन किया और फिर जाकर के उनको ठीक है मिनीमाता रोग हो गया। तो भाई इसको सबको देख लीजिए, सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं यहां पर याद रखना। सीसा प्रदूषित, याद रखना, सीसा के प्रदूषण से कौन सा रोग होगा, तो अगर मान लीजिए खाद्य जाल में अगर सीसा का प्रदूषण हो गया, खाद्य श्रृंखला में अगर सीसा का प्रदूषण हो गया, चाहे वो जल हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, तो सीसा के प्रदूषण से रोग, याद रखना बच्चे, इसमें आपको एक तो से रोग, एक तो पहला तो मानसिक रोग होता है बच्चे, है ना, तुरंत लोग ठीक है आपको मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। दूसरा होता है प्लम्बिज्म, है ना, प्लम्बिज्म बच्चे बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि प्लम्बिज्म किसके कारण होता है, तो सीसा के प्रदूषण से यह रोग होता है। या मानसिक रोग बच्चे, है ना, मानसिक रोग भी इसमें होता है, मेंटल डिजीज होता है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा, मानसिक रोग भी इसकी वजह से होगा, है ना, बड़ा अच्छा बात है। अब देखिए, है ना, आपको कैडमियम के प्रदूषण से, कैडमियम प्रदूषण से रोग बच्चे, कैडमियम प्रदूषण से, है ना, कौन सा रोग होता है प्रदूषण से रोग, तो भाई मेरे इटाई होता है, ध्यान में रखिएगा, इटाई रोग होता है, इटाई रोग होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में है आर्सेनिक, आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट रोग होता है, ये भी ध्यान में रखना। प्रदूषण से कौन सा रोग होगा, तो भाई मेरे ब्लैक फुट रोग होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ब्लैक फुट रोग होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, तो आंसर आपको एकदम पारा हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, देखिए क्या हमारा प्रश्न है, यहां देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये मैंने पढ़ाया है आपको बच्चे, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। क्योटो प्रोटोकॉल, भैया ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो बड़ी अच्छी बात है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह कब हुआ था, ध्यान में रखिए बच्चे। क्योटो प्रोटोकॉल आपको 1997 में अपनाया गया और 2005 में यह लागू हुआ, एकदम ध्यान में रखिएगा, है ना। कब हुआ, तो एकदम ध्यान में रखना, जापान के क्योटो में यह सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कब हुआ, तो याद रखना बच्चे, ठीक है, आपको प्रथम बार, है ना, प्रथम बार क्योटो प्रोटोकॉल पर कब बात हुआ, तो प्रथम बार आपको ठीक है जापान के क्योटो में, है ना, जापान के क्योटो में, है ना, हुआ था 1992 में ही, है ना, जापान के क्योटो में बच्चे, क्योटो में। ये क्योटो वाला सम्मेलन कब हुआ था, क्योटो में 1997 में, है ना,
97 में, 1997 में, है ना, इसे अपनाया गया, इसे अपनाया गया। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो भाई मेरे आपको 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को प्रथम बार अपनाया गया और 2005 में लागू हुआ। ध्यान में रखना बच्चे, 2005 में लागू हुआ। क्या इसका मुख्य उद्देश्य हुआ है ना बच्चे? तो ध्यान में रखिएगा इसको, है ना, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य काम क्या है बच्चे? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और ठीक है, उसका जो मुख्य प्रभाव होता है ग्लोबल वार्मिंग, उससे नियंत्रण करना बच्चे। यानी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, याद रखना बच्चे, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर इसमें बात की गई थी। ध्यान में रखना बच्चे, कब किस पर बात की गई थी? तो भैया इसमें याद रखना है, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में किस पर बात की गई? तो क्योटो प्रोटोकॉल में बात की गई थी किस पर? तो ध्यान में रखना बच्चे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है बच्चे? तो इसका उद्देश्य है ना, आपको एकदम ध्यान में रखना है। उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को, पहला नंबर GHGs बच्चे, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना, के उत्सर्जन को कम करना, उत्सर्जन को कम कर, है ना, को कम करना, पहला उद्देश्य हो गया, है ना, कम करना। और क्या होगा वो बच्चे? है ना, कम करना। दूसरा है आपको जलवायु परिवर्तन पर रोक, है ना, जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन पर क्या होगा? नियंत्रण करना। जैसे ही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करेंगे तो जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण प्रारंभ हो जाएगा। और तीसरा आपको क्या है बच्चे? तो ध्यान में रखना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम करना, ग्लोबल वार्मिंग कम करना, है ना, एकदम ध्यान में रखिएगा, कुछ है नहीं सवाल में, ग्लोबल वार्मिंग कम करना। बहुत बार ये आपने देखा होगा, कम करना, इसीलिए मैंने विस्तार से बताया है सारा कुछ। तो भाई ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कम करना, ये बहुत बार आपने इस सवाल को ठीक है डिस्कस किया होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम करना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसेस को लेते हैं? तो भैया क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य हुआ किसका? सबसे पहला है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन आता है? तो भैया ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहले CO2 को ले लीजिए। उसके बाद किसको लेते हैं? तो भाई साहब इसके बाद ले लीजिए मिथेन को, है ना, ध्यान में रखना है, मिथेन को लेते हैं बच्चे, मिथेन को, GHG को, मिथेन को लेते हैं, CH4, है ना, मिथेन यानी CH4 को ले लीजिए। उसके बाद किसको लेते हैं? तो CH4 को लीजिए। उसके बाद लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O को। उसके बाद किसको लेते हैं बच्चे? तो ये देखिए HFCs को लेते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। उसके बाद किसको लेंगे? तो परफ्लोरोकार्बन्स को लेते हैं। उसके बाद किसको लेते हैं? तो SF6 को लेते हैं। तो भाई ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एकदम इसको नोट डाउन कर लेना है बच्चे। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं? तो CO2, मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, PFC परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो एकदम ध्यान में रखिए, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भैया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से ये संबंधित है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जैव विविधता संरक्षण, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, ये किससे संबंधित है बच्चे? तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन याद रखना है नगोया या कार्टेजेना प्रोटोकॉल से संबंधित है। नगोया या कार्टेजेना प्रोटोकॉल से संबंधित है बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है। जैव विविधता संरक्षण किससे संबंधित है? अगर प्रश्न पूछे तो जैव विविधता सम्मेलन जो है बच्चे, जैव विविधता नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष बंटवारे को सुनिश्चित करना, है ना, नगोया प्रोटोकॉल। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, नगोया प्रोटोकॉल लिख लीजिएगा, ये सब जो मैं बात बता रहा हूं, नगोया प्रोटोकॉल याद रखना बच्चे, नगोया प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल। और कब हुआ था? तो 2000 है ना 10 में बच्चे, प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 2010 में, है ना, 2010 में ये हुआ था, है ना। बहुत अच्छी बात है। नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 2010 में। और भाई इसका मुख्य ठीक है उद्देश्य क्या था? तो भैया इसका मुख्य उद्देश्य नगोया प्रोटोकॉल का था जैव विविधता से संबंधित आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष बंटवारा, है ना, आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उसके निष्पक्ष बंटवारे पर यह जो आपको सम्मेलन था, यह प्रोटोकॉल
था, ये केंद्रित था। तो जैव विविधता संरक्षण किससे संबंधित है? तो नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है ना, एकदम याद रखना बच्चे। लेकिन कार्टेजेना प्रोटोकॉल भी आपको जैव सुरक्षा से संबंधित है, जैव सुरक्षा से संबंधित है बच्चे। कौन? कार्टेजेना प्रोटोकॉल, याद रखना है। तो जैव विविधता संरक्षण में एक और प्रोटोकॉल लेते हैं, कार्टेजेना, है ना, याद रखना बच्चे, कार्टेजेना। ये देखिए, आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण और ठीक है उसके निष्पक्ष ठीक है आपको बंटवारे पर यह संधि केंद्रित है। कौन? नगोया प्रोटोकॉल। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है जैव सुरक्षा से संबंधित है, याद रखना है, जैव सुरक्षा से संबंधित है बच्चे। इसको थोड़ा सा और एलिबरेट करते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जैव सुरक्षा से संबंधित है बच्चे। ये कब हुआ? तो 2000 ईस्वी में हुआ। और ठीक है, जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण और उपयोग पर यह संधि क्या है? केंद्रित है बच्चे। तो ये कब हुआ? तो 2000 में हुआ था। ध्यान में रखना बच्चे, इसका मैंने क्या कहा कि जैव सुरक्षा को संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, आर्द्र भूमि संरक्षण या वेटलैंड्स कंजर्वेशन, रामसर सम्मेलन, याद रखना बच्चे, रामसर सम्मेलन पर आधारित है, रामसर सम्मेलन पर यह आधारित है, याद रखना है। और ये 1971 में हुआ था, ईरान के रामसर सम्मेलन बच्चे। अब परमाणु हथियार प्रसार संधि, देखिए ये क्या है? तो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन संधि है, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन संधि है। और ये कब हुआ था? तो भैया ये जो है ना, एनपीटी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एनपीटी जो है ध्यान में रखना बच्चे, बड़ा बहुत ज्यादा पूछा जाता है एनपीटी, है ना, एनपीटी खूब पूछा जाएगा। तो नाभिकीय हथियारों वगैरह को संरक्षित करने के लिए यह संधि की गई थी और 1968 में यह संधि की गई थी बच्चे, है ना। तो नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए 1968 में एक संधि की गई जिसका नाम था एनपीटी बच्चे, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन ट्रीटी, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। कब हुआ? 1968 में। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं भाई, ठीक, आपको नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, रामसर संधि 1971 में, है ना, और इसका काम है आर्द्र भूमि संरक्षण। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित 2000 ईस्वी में हुआ। परमाणु हथियार प्रसार को रोकने के लिए आपको 1968 ईस्वी में एनपीटी संधि की गई थी। तो ये बातें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। कहा प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई साहब अभी तुरंत मैंने कहा था, देखिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1997 को, तो 1987 को यह संधि पहली बार क्या हुआ, इस पर हस्ताक्षर किए गए। 5 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखना बच्चे, विश्व, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है, आपको इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अच्छी बात है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो भाई 5 जून को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, ध्यान में रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और आपको ध्यान में रखना है बच्चे, 16 सितंबर को क्या हुआ? ओजोन परत संरक्षण दिवस। 22 मई को क्या मनाते हैं बच्चे? तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, है ना, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बच्चे, है ना, जैव विविधता दिवस, है ना, बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, विविधता दिवस मनाते हैं बच्चे, तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ताजमहल को होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है? अभी तुरंत मैंने कहा था थोड़ी देर पहले बच्चे कि एसिड रेन से सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो मार्बल पर पड़ता है, मार्बल पर पड़ेगा बच्चे, मार्बल पर, है ना। मार्बल क्या होता है? मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जैसे ही उस पर आपको अम्लीय वर्षा से युक्त H2SO4 युक्त जल पड़ता है ना, जल किससे? H2SO4 से युक्त है, तो ये बना लेता है, जिप्सम का निर्माण कर लेगा बच्चे, जिप्सम का निर्माण कर लेगा, जिप्सम का निर्माण कर लेता है बच्चे, जिप्सम बना लेता है। और जैसे ही जिप्सम बनाएगा तो इसका क्षरण होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्टोन लिप्रेसी, है ना, स्टोन लिप्रेसी या स्टोन कैंसर भी कह सकते हैं, स्टोन लिप्रेसी या आप कह सकते हैं स्टोन कैंसर भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना बच्चे, स्टोन कैंसर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, स्टोन लिप्रेसी या स्टोन कैंसर कहते हैं। आगे देखते हैं, डीडीटी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने पर सबसे अधिक सांद्रता, ठीक है, किसमें पाई जाती है? अभी तुरंत मैंने कहा था, देखिए, है ना, सबसे कम जो सांद्रता है वो फाइटोप्लैंक्टन में, एकदम याद रखना बच्चे, सबसे कम सांद्रता किसमें? तो फाइटोप्लैंक्टन्स में पाया जाता है, प्लैंक्टन्स में, प्लैंक्टन्स में, है ना, सबसे कम सांद्रता होता है। किसका? तो भाई मेरे बायोमैग्निफिकेशन में सबसे कम सांद्रता जो होता है वो किसमें होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स में।
में। उसके बाद आइए छोटी मछली में आ जाएंगे, है ना, छोटी मछली, ये भी उदाहरण लिया था मैंने, छोटी मछली में आ जाइए। उसके बाद किस में आएंगे बच्चे, तो बड़ी मछली में, है ना, बड़ी मछली, और ठीक है आपको बड़ी मछली। और उसके बाद किस में आएंगे, तो ये बड़ी मछली को खाने वाला दो ही व्यक्ति होगा बच्चे, या तो पक्षी होगा या इंसान होगा या मनुष्य होगा बच्चे, इसमें सबसे अधिक सांद्रता होगी। ऐसे भी ध्यान में रखना है, शीर्ष पर कौन होगा, तो शीर्ष पर होगा बोलते हैं मछली खाने वाला पक्षी या बाज होगा, तो इसमें सबसे अधिक सांद्रता होगी। यहां देखिए डीडीटी क्या है बच्चे, तो ये देखिए डीडीटी का फुल फॉर्म यहां दिया हुआ है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन बच्चे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका निर्माण किसने किया था, तो ये देखिए यह प्रमुख इंसेक्टिसाइड है बच्चे, प्रमुख इंसेक्टिसाइड। एक समय में इसका यूज खूब ज्यादा किया जाता था, किसमें, तो इंसेक्टिसाइड्स में बच्चे, ठीक है। आपको कीटनाशक में इसका यूज हम लोग करते थे, बृहद पैमाने पर इसका यूज किया जाता था। यह प्रमुख इंसेक्टिसाइड्स है। निर्माण किसने किया, तो निर्माण किया था वैज्ञानिक का नाम है पॉल मूलर। निर्माण आपको पॉल मूलर ने किया था, पॉल मूलर ने किया था, ध्यान में रखिए बच्चे, पॉल मूलर नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। किसका, तो भाई आपका जो है डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ठीक है, इथेन का निर्माण किसने किया था, तो भाई मेरे पॉल मूलर ने किया था। तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो भैया विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अभी तुरंत मैंने कहा था आपको, ठीक है, 22 अप्रैल को। चलिए अच्छी बात है। जैव विविधता दिवस यहां देखिए 22 मई को, है ना, बहुत अच्छी बात है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस बच्चे 2 फरवरी 1921 को रामसर सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी से को मनाते हैं क्या, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को। तो देख लीजिए एक का क्या हो गया, तो सी नंबर, एक का सी नंबर, एक का सी एक का सी, यहां पर दोनों में है, 2 का ए, 2 का ए, तो यहां बी है, तो यह आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर होगा। तो ध्यान में रखना बच्चे, विश्व पृथ्वी दिवस कब, तो बच्चे 22 अप्रैल को। तो ये सब याद रखना है आपको, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा स्कोर बढ़ाना है तो समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है, तो भैया ये मैंने पहले ही बता दिया है कि देखिए समताप मंडल में आपको ओजोन परत पाई जाती है। और ये ओजोन परत की खोज किसने की थी, भैया मेरे ओजोन परत की खोज की थी, एकदम समझिए इसको, ओजोन परत की खोज, ओजोन परत की खोज किसने की थी, तो भैया 2 वैज्ञानिक थे, नाम था, है ना, आपको हेनरी ब्यूशन, है ना, हेनरी ब्यूशन और चार्ल्स फैबरी। हेनरी ब्यूशन BUSSION, खोज हेनरी ब्यूशन एवं चार्ल्स फैबरी ने किया था बच्चे, चार्ल्स फैबरी ने किया था, बहुत महत्वपूर्ण है, चार्ल्स फैबरी ने इसकी खोज की थी। किसकी, तो ओजोन परत की खोज की गई थी इसके द्वारा, है ना, ओजोन परत की खोज की गई थी। 2 वैज्ञानिक थे, हेनरी ब्यूशन और चार्ल्स फैबरी। ओजोन परत याद रखना बच्चे, ओजोन परत पूर्णतः अवशोषित किस किरण को करता है, तो ओजोन परत जो है आपको, ओजोन परत के निर्माण, है ना, निर्माण किस किरण के द्वारा, तो ओजोन परत के निर्माण के लिए आवश्यक कौन होगा, तो के लिए आवश्यक आपको है, ध्यान में रखिएगा, आवश्यक विकिरण है कौन, तो बच्चे यूवी रेज है। और यह, ठीक है, यूवी किरण को ही अवशोषित करता है, यूवी रेज को ही अवशोषित करता है, पराबैंगनी किरणों को ही क्या करता है, यूवी रेज को ही अवशोषित भी करता है, को अवशोषित करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अवशोषित करता है। तो चलिए इसको एकदम ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, क्या कह रहा है, तो बच्चे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करना इसका मुख्य काम है ना। अच्छा देखिए, ठीक है, आपको पृथ्वी के तापमान को बढ़ाना है, ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण यही है बच्चे, क्योंकि पृथ्वी का तापमान वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ रहा है ना। तो ये देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। कह रहा नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कि थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि देखिए नगोया प्रोटोकॉल जो है ये कब हुआ था, तो भाई 2010 में यह हस्ताक्षरित किया गया था, एकदम याद रखना बच्चे, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हस्ताक्षरित किया गया था और ये लागू भी हुआ। और आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी आपको ABS बच्चे, एसेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है, एसेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी व्हाट इज द नगोया प्रोटोकॉल रिलेटेड टू, है ना, आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझा करना। देखिए कार्बन क्रेडिट व्यापार करना, ये क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, का मुख्य उद्देश्य है बच्चे, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ना। यहाँ देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, समुद्र के कानून, लॉज ऑफ द सी, ये किससे संबंधित है, तो भाई साहब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्र का कानून, बच्चे इसको बोलते हैं क्या, देखिए इसको बोलते हैं अनक्लॉज, है ना, UNCLOS, है ना, UNCLOS, एकदम याद रखना, UNCLOS। आप बोलिए कि सर ये क्या है, UNO, ठीक है, CLOS ये क्या है ना।
तो भैया एक तो पहले तो यूनाइटेड नेशन हो गया है ना, यूनाइटेड नेशन, और क्या हुआ, तो यूनाइटेड नेशन हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हुआ बच्चे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, याद रखना बच्चे, यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, ये है क्या, तो अनक्लॉज है बच्चे, समुद्र के कानून, कन्वेंशन ऑन, ठीक है, लॉज ऑफ सीज, है ना, लॉज ऑफ सी है बच्चे, है ना। अब देखिए लॉज ऑफ सीज है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज है, और अनक्लॉज बोलते हैं सर, अनक्लॉज, UNCLOS, अनक्लॉज कहा जाता है, समुद्र का कानून भी इसे कहते हैं। कब से लागू हुआ, तो 1982, याद रखना बच्चे, अनक्लॉज कब से लागू हुआ, 1982, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भाई मेरे समुद्र, ठीक है, का निर्धारण कि कौन सा देश, कौन सा राष्ट्र समुद्र का क्या उपयोग करेगा, क्या वो अपशिष्ट का निपटान वहां करेगा, तो ये सब, ठीक है, को देखना इस कानून के तहत किया जाता है। अब देखिए मरुस्थलीकरण को रोकना, प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल को रोकना बच्चे, ये क्या है, तो UNCCD, है ना, UNCCD के तहत इसको रोका जाता है, UNCCD बच्चे। अब ये क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, क्या हुआ बच्चे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, ठीक है, कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन याद रखिएगा इसको, यूनाइटेड नेशन, है ना, कन्वेंशन, है ना, कन्वेंशन टू, ठीक है, टू कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, यानी मरुस्थल को रोकने के लिए यह संधि की गई है ना, कि मरुस्थलीकरण को किस तरह से रोका जाए। तो इसका UNCCD इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इसको कहते हैं। ये कब हुआ, तो 1994 में, है ना। तो अब देखिए यहां से एकदम याद रखना बच्चे, क्या क्या याद रखना है भाई, ठीक है, क्यों नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ, अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ को साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल है, और क्योटो प्रोटोकॉल मैंने कहा 1997 में ये क्या हुआ, लागू हुआ, तो 1992 में हुआ था, लेकिन 1997 में लागू हुआ, पूर्णतः लागू कब हुआ, 2005 में, है ना। समुद्र के कानून, ये अनक्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज है, 1982 में हुआ, और इसका मुख्य उद्देश्य मैंने बताया बच्चे, समुद्र में जो भी जहाज वगैरह है उसको, ठीक है, उसको क्या करना, तो उसके द्वारा प्रदूषण हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, समुद्र से संबंधित जितने भी कानून है सब इसके अंतर्गत आता है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1994 UNCCD हुआ था, तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, कहा वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य मानव जनित स्रोत क्या है जो अम्लीय वर्षा का कारण है। बच्चे आपको पता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे ज्यादा, देखिए ज्वालामुखी विस्फोट मानव जनित नहीं है, लेकिन यहां से अगर निकलेगा भी तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। वाहनों से उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन का दहन, मैंने पहले ही बताया कि वाहन, ठीक है, मनुष्य यूज करेगा, और यहां से आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है, इसे ब्राउन एयर भी कहा जाता है बच्चे, इसे ब्राउन एयर भी कहते हैं, भूरी वायु कहा जाता है, ब्राउन एयर कहा जाता है, एयर कहा जाता है, और ये काफी खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि यह स्मोक का निर्माण करता है, जो आगे मैं बताऊंगा, है ना। कहा जाता है बच्चे किसको, तो इसे ब्राउन एयर कहा जाता है। तो वाहनों से उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के दहन से आपको क्या होगा, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है ना। तो ये बातें याद रखिएगा। अच्छा देखिए, सीवेज उपचार संयंत्र ये किसको प्रदूषित करेगा, तो बच्चे यह जो है ना बोर्ड के मान को यह आपको कम करता है, बोर्ड के मान को क्या करता है, बढ़ाता है, बोर्ड के मान को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, और जल को प्रदूषित करेगा, क्योंकि बोर्ड का मान बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, जिसकी इसका मान जितना अधिक होगा, ठीक है, जल उतना प्रदूषित होगा, जल उतना ही प्रदूषित होगा, उतना ही क्या होगा, प्रदूषित होता है, उतना ही प्रदूषित होता है। एकदम समझिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदूषित होता है ना। तो जितना ज्यादा आपको क्या होगा, बोर्ड की मात्रा अधिक होगी, उतना ही जल क्या होगा, प्रदूषित होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, सीवेज उपचार संयंत्र जो है, ठीक, उस वो कौन किसको प्रदूषित करता है, तो जल को। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई मेरे, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कीजिए कि इसको शेयर भी कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को बच्चे, ठीक, अपने दोस्तों मित्रों में, और आप लोग के सहयोग, अगर थोड़ा सा सहयोग और मिल जाए बच्चे, तो यकीन मानिए कि सफलता, ठीक है, आपको दिलाने में, ठीक है, योगदान निश्चित रूप से मेरा होगा,
है ना, मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक अच्छे प्रश्नों को ला करके आपको डिस्कस करें और फिर वही उसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में होगा। जैसे ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है जो प्रकाश रासायनिक धूम यानी स्मॉग का हिस्सा होता है। बच्चे अब यदि स्मॉग के बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमको विस्तार पूर्वक इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉग जो होता है ना, SMOG, स्मॉग का मतलब क्या हुआ? तो भैया स्मॉग का मतलब हुआ स्मोक मतलब धुआं, और उसको फॉग को जोड़ दीजिए, है ना, तो स्मॉग का मतलब हुआ धुआं, और ठीक है आपको फॉग मिलकर के किसका निर्माण करेगा? स्मॉग का निर्माण करेगा। एकदम समझिएगा बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और विस्तार पूर्वक हम इसको आपको बताएंगे भी, है ना, ध्यान में रखना है बच्चे, थोड़ी बातें याद रखिए। और बच्चे मैं जैसा कि बता रहा हूं आपको कि आप जो है ना, आप बच्चे लोग निश्चित रूप से इसको शेयर कीजिए, है ना, याद रखना बच्चे। अब ठीक है, स्मॉग शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भाई मेरे इस शब्द का प्रयोग 1905 ईस्वी में, है ना, स्मॉग शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्मॉग शब्द का प्रयोग किया था एक वैज्ञानिक थे, नाम था वॉक्स बच्चे, वॉक्स, है ना, वॉक्स, है ना, वॉक्स, हेनरी डेस वॉक्स, 1905 में, है ना, 1905 में हेनरी डेक्स वॉक्स, है ना, 1905 में हेनरी किसने किया था? तो हेनरी ठीक है आपको डेस वॉक्स ने किया था। देखिए बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ध्यान में रखिएगा, और इसको हम विस्तार पूर्वक आपको बता रहे हैं कि कभी कभी कोई कंफ्यूजन हो नहीं आपको, है ना, क्योंकि इस पर प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो स्मॉग मतलब स्मॉग प्लस फॉग शब्द का प्रयोग 1905 में हेनरी डेस वॉक्स ने किया था। अब देखिए स्मॉग दो प्रकार का होता है बच्चे, कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का होगा। कौन कौन? तो भाई मेरे स्मॉग जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, और एक होता है ना, इसको बोलते हैं लंदन स्मॉग, है ना, लंदन स्मॉग है, लंदन स्मॉग होता है, लंदन स्मॉग होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे, लंदन स्मॉग, सर ये लंदन स्मॉग क्या होता है? तो लंदन स्मॉग होता है, ठीक है, याद रखना बच्चे, 1952 के दशक में, कब? 1952 के दशक में आपको, ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल, है ना, या सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ? तो भाई फॉग के साथ मिलकर के लंदन स्मॉग का निर्माण किया था। तो ये देखिए ये किस सीजन में होगा? तो ठंड में होगा, और ये आर्द्र होगा। याद रखना लंदन स्मॉग क्या होगा? तो ठंड और आर्द्र में होता है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, है ना, लंदन स्मॉग कब होता है? तो ठंड और आर्द्र में होता है। इसको कौन सा स्मॉग कहते हैं? सल्फ्यूरस स्मॉग कहते हैं, सल्फ्यूरस स्मॉग भी कहा जाता है ना, सल्फ्यूरस स्मॉग भी कहा जाता है। तो सल्फ्यूरस से आपको समझ में आ गया होगा ये किससे बनेगा? तो भाई मेरे ये SO2 धुआं और कोहरा से बनेगा, SO2, है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या? तो बच्चे ठीक है धुआं यानी स्मोक, और क्या भाई मेरे, है ना, आपको कोहरा यानी फॉग से बनेगा, है ना। तो ये देखिए इतना चीज से बनता है ना, और ये ठंड और आर्द्र के समय में ही बनता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं दूसरा स्मॉग बच्चे, दूसरा स्मॉग आते हैं, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, या ठीक आपको न्यूयॉर्क स्मॉग भी कहते हैं, न्यूयॉर्क स्मॉग भी कहा जाता है, ध्यान में रखिए। नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लॉस एंजल्स स्मॉग कहा जाता है, लॉस एंजल्स स्मॉग कहा जाता है, ध्यान में रखना बच्चे, लॉस एंजल्स स्मॉग कहा जाता है, न्यूयॉर्क स्मॉग नहीं, लॉस एंजल्स स्मॉग कहते हैं, है ना, लॉस एंजल्स, है ना, स्मॉग कहा जाता है। एकदम समझिएगा, लॉस एंजल्स स्मॉग कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, लॉस एंजल्स स्मॉग कहेंगे। और भाई इसको एक और स्मॉग कहा जाता है, कौन सा? तो बच्चे इसको कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग, है ना, फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग हम कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बच्चे, कौन सा स्मॉग कहेंगे? तो फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है लॉस एंजल्स स्मॉग को। और ये कब होगा? तो भाई गर्मी के मौसम में होगा, याद रखना गर्मी के मौसम में ये होता है। कौन सा स्मॉग? तो फोटोकेमिकल स्मॉग। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग कब होगा? तो गर्मी के मौसम में होता है बच्चे। और इसमें क्या क्या होता है? तो भाई साहब ये देखिए, ठीक है, आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लीजिए, है ना, प्लस क्या ले लीजिए? तो भैया स्मोक ले लीजिए, प्लस क्या ले लीजिए? फॉग ले लीजिए, और प्लस क्या ले लीजिए बच्चे? इसमें थोड़ा सा ओजोन ले लीजिए, प्लस ये कौन सा ओजोन बच्चे? तो ये ट्रोपोस्फेरिकल स्मॉग यानी क्षोभ मंडलीय ओजोन बच्चे, क्षोभ मंडलीय ओजोन ले रहे हैं, क्षोभ मंडलीय ओजोन ले रहे हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्षोभ मंडलीय ओजोन लेते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये क्या? और प्रकाश भी ले लीजिए, लाइट भी ले लीजिए, प्रकाश, है ना, सब मिल करके आपको किसका निर्माण करेगा? तो भाई मेरे फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करेगा, और ये गर्मी के मौसम में होता है। तो एकदम समझ में आ गया होगा। तो स्मॉग कितने प्रकार के? तो दो प्रकार
प्रकार के। पहला कौन, तो लंदन स्मॉग, दूसरा कौन, लॉस एंजल्स स्मॉग होता है, जो गर्मी के मौसम में या शुष्क मौसम में होता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, मैंने कहा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को आपने क्या कह दिया, तो भाई मेरे नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं, याद रखिए, ब्राउन एयर कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न पर बच्चे। प्रदूषक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पॉल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होगा, तो भाई मेरे एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जो सीधे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट एकदम ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, तो सीधे ठीक आपको पर्यावरण को प्रदूषित करता है, सीधे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, सीधे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा बच्चे, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, है ना। इसको किसी की आवश्यकता नहीं होगी, प्राथमिक की आवश्यकता नहीं होगी बच्चे, सीधे पर्यावरण को क्या करेगा, प्रदूषित करने का काम करता है, प्रदूषित करता है। एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। कौन कौन सा आपको यहां पर आपको एग्जाम्पल होगा, तो भाई साहब एकदम याद रखना है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड SO2 NO2 और पर्टिकुलेट मैटर्स, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या हुआ, तो भाई मेरे ये देखिए, है ना, SO2, फिर क्या हुआ NO2, फिर क्या हुआ भाई मेरे, तो ये देखिए VOCs, है ना, आपको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और क्या होगा, तो भैया पर्टिकुलर मैटर्स, है ना। ये क्या होगा, तो ये प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में इसको रखते हैं। चलिए द्वितीय प्रदूषक लेते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कौन कौन आएगा बच्चे, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपको पॉल्यूटेंट में क्या क्या आएगा। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में तो पहले प्राइमरी पॉल्यूटेंट, कोई अन्य प्राइमरी पॉल्यूटेंट, है ना, रहेगा ही रहेगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट से आपको क्या होगा, तो भाई मेरे ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या करेगा, अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर लेगा बच्चे, है ना, जो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। यानी बिना प्राथमिक प्रदूषक से अभिक्रिया के उपरांत जो यौगिक का निर्माण करेगा वह पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। यानी आपको यहां पर प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के वो क्या करेगा, तो भाई मेरे तब जाकर के वो अभिक्रिया करेगा और तब एक यौगिक का निर्माण करेगा जो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। ध्यान में रखना है, यानी प्राथमिक प्रदूषक जब ठीक है किसी अन्य पर्यावरणीय यौगिकों से या कहिए किसी अन्य यौगिकों से अभिक्रिया करता है, तब जाकर के किसका निर्माण करेगा, तो भाई मेरे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का निर्माण करेगा। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कौन कौन आएगा भैया, तो पहले तो आप याद रखना है कौन आएगा, तो भाई यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो पैन है बच्चे, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। फिर क्या है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, फोटोकेमिकल स्मॉग है। फिर क्या है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग और ग्राउंड लेवल ओजोन बच्चे, ग्राउंड लेवल ओजोन, है ना, ग्राउंड लेवल ओजोन को भी इस श्रेणी में रखते हैं। तो मैंने ठीक आपको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में किसको किसको रखा है बच्चे, तो ये तीन यौगिक को रखा है जो आपको एकदम याद रखना है बच्चे। सबसे पहले कौन, तो फोटोकेमिकल स्मॉग, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, फोटोकेमिकल स्मॉग जो मैंने पढ़ाया अभी आपको, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये याद रखना है आपको। दूसरा मैंने क्या कहा, तो भाई मेरे दूसरा मैंने कहा फोटोकेमिकल स्मॉग के बाद आपको कहा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको पैन कहते हैं बच्चे, है ना, पैन कहा जाता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तीसरा मैंने क्या कहा बच्चे, तो ग्राउंड लेवल ओजोन, है ना, ग्राउंड लेवल ओजोन या ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है बच्चे, ग्राउंड लेवल ओजोन, है ना, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए ओजोन दो प्रकार का होता है ना, एक होता है अच्छा ओजोन जो समताप मंडल में होता है, दूसरा होता है खराब ओजोन जो कहां पर होगा, क्षोभ मंडल में होगा। तो ना बच्चे ये तीन आपको याद रखना है, कौन कौन, तो फोटोकेमिकल स्मॉग, दूसरा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तीसरा आपको ग्राउंड लेवल ओजोन। ये तीन मुख्य आपको कौन हो गए, द्वितीय प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लस आपको कहेगा स्मोक, है ना, मिल करके क्या बनाएगा, तो भैया ये भी आपको बनाएगा द्वितीय प्रदूषक। मैंने क्या कहा, प्राथमिक प्रदूषक और कोई अन्य पदार्थ मिलकर के जब ठीक है आपको प्रदूषक का निर्माण करता है तो उसी प्रदूषक को आप द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है जो प्रकाश रासायनिक धूम का हिस्सा है, तो भैया पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन कहा जाता है बच्चे, इसको पैन कहते हैं, है ना, ये द्वितीय प्रदूषक है। तो जो मैंने कहा है बच्चे उसको एकदम ध्यान में रखिएगा, तो मजा है ना, आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे प्रश्न, अच्छा से अच्छा नंबर दिलाएगा। ये रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, ये मैंने कहा था बच्चे, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण से बच्चे, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है बच्चे, एकदम याद रखिएगा। किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण से यह संबंधित है। चलिए अच्छी बात है ना। और रामसर सम्मेलन में बार बार बता रहा हूं कि यह कब हुआ था, तो 1971 में, 2 फरवरी 1971 में। कहां पर हुआ था, तो ईरान के रामसर जगह है वहां पर हुआ था, है ना। और वर्तमान में भारत के कितने साइट्स हैं बच्चे, साइट्स भारत के वर्तमान में याद रखना है, भारत के वर्तमान में
उन 96 साइट्स हैं किस किसके, तो रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण में शामिल कितने हैं, तो भारत के वर्तमान में, ठीक है, आपको छह बोलते हैं 96 साइट्स है ना, क्या है, तो रामसर स्थल है बच्चे, रामसर स्थल हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, रामसर स्थल कितना है, तो भैया रामसर स्थल जो है वह भारत में अभी 96 है ना स्थल है। बिहार में कितना है, तो भैया बिहार में याद रखना, बिहार में रामसर साइट्स कितने हैं, बिहार में रामसर साइट्स है ना, रामसर साइट्स बच्चे कितने हैं, तो रामसर साइट 2026 तक की बात मैं कह रहा हूं बच्चे, रामसर साइट्स कौन कौन है, तो भैया रामसर साइट्स जो है ना बिहार में रामसर साइट्स हैं, ठीक है, आपको कुल मिलाकर के है ना, कुल मिलाकर के 6 है बच्चे, कौन है, 6 है बच्चे, सबसे पहले है ना कौन है, तो भाई मेरे 6 है, कुल बिहार में रामसर साइट्स कितने हैं, तो 6। पहला कौन, तो भाई कनवर झील, याद रखना कनवर झील कहां पर है, तो भैया कनवर झील जो है ना आपको बेगूसराय में, हमको लगता है बेगूसराय में है, बेगूसराय में है बच्चे है ना कनवर झील। फिर देखिए है ना, एक होता है नकटा है ना, नकटा है ना, नकटा या ठीक है कहिए नागी है ना, नागी और नकटी, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य दोनों जमुई में है, नागी और नकटी, नागी और क्या बच्चे, नागी और नकटी दोनों क्या हुआ, तो भैया ये दोनों जो है ना आपको है कहां पर, तो भैया ये जमुई में है ना, पक्षी अभयारण्य दोनों जमुई में है, अभयारण्य है ना, अभयारण्य ये जमुई में स्थित है, जमुई में बच्चे जमुई में। चलिए बहुत अच्छी बात है। और कौन होगा, तो भाई ठीक है तीसरा, चौथा देखिए, चौथा कौन होगा, तो भैया गोकुल जलाशय बक्सर, गोकुल जलाशय बक्सर है ना, आपको गोकुल जलाशय है ना, तो ये कहां पर है, तो ये है बक्सर में, जलाशय बक्सर। चलिए और आते हैं, बक्सर में आ जाएंगे, फिर क्या होगा, तो उदयपुर झील है ना, उदयपुर झील बच्चे है ना, उदयपुर झील का ये, हाँ ये कहां पर है, तो वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में बच्चे, वेस्ट चंपारण में। और एक और ले लीजिए है ना, कौन, तो ये है ना गोगाविल है ना, गोगाविल बच्चे, गोगाविल कहां पर है, तो कटिहार में है। तो ये बातें याद रखिएगा, गोगाविल कहां पर है, तो कटिहार में, गोगाविल ये कहां पर है, कटिहार में है बच्चे, गोगाविल कटिहार में स्थित है। तो ये बातें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ना, बराबर मैं आपको बताता रहूंगा इस तरह की बातें, ध्यान में रखिएगा। आर्द्र भूमि संरक्षण 2 फरवरी 1971 में हुआ था और इस कन्वेंशन के तहत भारत में वर्तमान में 96 साइट्स हैं और बिहार में रामसर साइट्स की बात अगर करें तो आपको ठीक है 6 मुख्य साइट्स अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं, कहा ओजोन छिद्र सबसे अधिक स्पष्ट रूप से कहां दिखाई देता है, तो भैया ये अंटार्कटिका के ऊपर दिखाई देता है, ध्यान में रखिएगा अंटार्कटिका के ऊपर। आपको पता है कि ओजोन छिद्र है क्या, तो भाई ओजोन परत हाँ ओजोन परत की मोटाई में है ना, मोटाई में क्या होगा, तो मोटाई में कमी है ना, मोटाई में कमी, ये क्या कहलाता है, तो ओजोन परत की मोटाई में अगर कमी हो जाए तो इसी को कहते हैं ओजोन छिद्र बच्चे है ना। तो ध्यान में रखिएगा सबसे ज्यादा अंटार्कटिका के ऊपर। और कब स्पष्ट दिखाई देता है, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में यह स्पष्ट दिखाई देता है, सितंबर अक्टूबर है ना, अक्टूबर मंथ में क्या होगा, यह स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुआ था, यह भी मैंने कहा था बच्चे आपको, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है क्योटो प्रोटोकॉल से ठीक है उत्पन्न हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत संरक्षण, रियो शिखर सम्मेलन, याद रखना है इसमें एजेंडा है ना, एजेंडा 21 बच्चे, एजेंडा 21 आया था, एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से लाया गया था। कौन बच्चे, तो एजेंडा 21 ध्यान में रखना है। एजेंडा 21 कब आया, तो भाई मेरे एजेंडा 21 जो है आपको रियो शिखर सम्मेलन से लाया गया था। और रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था बच्चे। इसी के तहत क्या हुआ था 1992, इसी के तहत आपको यूएन ठीक है, यूएनसीसी बच्चे, यूनाइटेड नेशन, यूएन ठीक है, यूएनसीसी है ना, यूएन ठीक है, यूएनएफसीसीसी है ना, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन फॉर क्लाइमेट कंजर्वेशन कंट्रोल, इसका स्थापना यूएनएफसीसी की स्थापना की गई थी बच्चे, यूएनएफसीसी की स्थापना की गई थी। और एजेंडा 21 कब आया, तो रियो सम्मेलन के तहत। पेरिस समझौता कब हुआ, तो बच्चे 2015 में है ना, 2015 में। इसके तहत जो है ना आपको पृथ्वी का तापमान जो औद्योगिक जो जब से शुरू हुआ, औद्योगिकरण जब से शुरू हुआ, उसके स्तर से ठीक है 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस कम करने पर ठीक है समझौता किया गया था। कब बच्चे, तो 2015 में पेरिस समझौता के तहत। आगे बढ़ते हैं है ना, यहां देखिए पानी, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो भैया इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इटाई मैंने कहा था कैडमियम के प्रदूषण से, कैडमियम के प्रदूषण से यह रोग होता है बच्चे। कौन, तो इटाई रोग बच्चे। फ्लोरोसिस, आपको फ्लोरीन यानी जल में आपको जल में क्या हुआ, फ्लोरीन की मात्रा के अधिक होने से दांतों का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। जल में फ्लोरीन की मात्रा बच्चे,
फ्लोरीन की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, तो ठीक है, दांतों का क्षरण होने लगता है, इसी को फ्लोरोसिस कहा जाता है। ब्लैक फुट रोग, याद रखना, ब्लैक फुट रोग जो है अभी तुरंत मैंने कहा था आर्सेनिक के प्रदूषण से, आर्सेनिक के प्रदूषण से यह रोग होता है। किसके प्रदूषण से, तो आर्सेनिक के प्रदूषण से यह रोग होता है। ध्यान में रखना बच्चे, आर्सेनिक के प्रदूषण से यह रोग होता है। कौन, तो भैया ब्लैक फुट रोग होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ये भी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले बच्चे कि जैव सुरक्षा से संबंधित है ना, जैव सुरक्षा से संबंधित है। अब थोड़ा सा बात जान लेते हैं। ओजोन सुरक्षा, आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जैव सुरक्षा, यानी आपको कार्टेजना प्रोटोकॉल, आपको हमको याद है कि 2000 ईस्वी में यह कार्टेजना प्रोटोकॉल लाया गया था बच्चे। कब लाया गया था, तो 2000 ईस्वी में यह स्वीकार किया गया था, है ना, ध्यान में रखिएगा। और वायु प्रदूषण, ये देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो गया बच्चे। वायु प्रदूषण ठीक है के लिए आपको एयर कन्वेंशन एक्ट कब लाया गया, तो भैया वायु प्रदूषण के लिए एक्ट लाया गया था कब, तो भैया वायु प्रदूषण एक्ट कब आया था, तो 1981 में, है ना, याद रखना बच्चे। वायु प्रदूषण एक्ट बच्चे, है ना, आपको वायु प्रदूषण जो ठीक है एक्ट लाया गया भारत में, वो कब लाया गया, 1981 ईस्वी में लाया गया था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये बातें याद रखिएगा। अनक्लोज तो आपको बताए थे, है ना, समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए ठीक है यह संधि की गई थी, है ना। और जिसको आप ठीक है याद रखना है बच्चे, ये संधि ठीक है आपको एक और संधि की गई थी जिसका नाम क्या है ना, आपको समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए इसको बोलते हैं मार्पॉल, है ना बच्चे। मैराइन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक संधि की गई थी मार्पॉल बच्चे, MARPOL, मैराइन पॉल्यूशन को रोकने के लिए मार्पॉल किया गया था, है ना। समुद्री जहाज जो है ना पॉल्यूशन ना फैलाए, इसको रोकने के लिए एक संधि की गई जिसका नाम था मार्पॉल। और ये कब हुआ था, तो 1978 में, है ना। तो ये बातें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की किस परत में बैड ओजोन पाई जाती है, देखिए अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि देखिए ओजोन जो है ना, ओजोन की खोज किसने की, तो ओजोन जो है ना, ओजोन O3 है ना, इसकी खोज की थी, याद रखना। ओजोन परत की खोज नहीं कर रहे हैं, ओजोन की खोज एस्कॉनबिन ने किया था, ध्यान रखना बच्चे, एस्कॉनबिन ने इसकी खोज की थी। और ओजोन उन्होंने कहा कि देखिए ओजोन दो प्रकार का होता है। ओजोन कितना प्रकार का, तो दो प्रकार का, है ना। पहला होगा ठीक है बच्चे गुड ओजोन, याद रखना गुड ओजोन होता है ना, अच्छा ओजोन कहते हैं बच्चे। कब, कहां पर, तो समताप मंडल में। अच्छा ओजोन कहां पर होगा, तो समताप मंडल में। याद रखना स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को आप क्या कहते हैं, तो अच्छा ओजोन। समताप मंडलीय ओजोन को आप क्या कहते हैं, तो भैया समताप मंडलीय ओजोन को अच्छा ओजोन कहते हैं, क्योंकि यह जो है ना आपको ठीक है किससे बचाता है, तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है ना। याद रखना है यूवी रेज को अवशोषित करता है, यूवी रेज को अवशोषित करने का काम करता है कौन, तो आपका जो ठीक है जो समताप मंडलीय ओजोन है अवशोषित करता है, यूवी रेज को अवशोषित करता है। दूसरा ओजोन क्या होता है भैया, इसको बैड ओजोन कहते हैं, बैड ओजोन, या इसको आप कह सकते हैं क्या, तो भैया इसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी इसको कहा जाता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, है ना, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं। या इसको आप कह सकते हैं क्या बच्चे, ठीक है, तो इसको आप क्षोभमंडलीय ओजोन तो कहते हैं बैड ओजोन को। और यह क्या करता है, तो प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण करता है, ध्यान में रखिएगा बच्चे। क्षोभमंडलीय ओजोन है और ये प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण करता है ना। तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो गया क्षोभमंडलीय ओजोन, है ना, बहुत हानिकारक है बच्चे। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण करता है। प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल स्मॉग बनाएगा बच्चे, प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण करता है, इसीलिए यह हानिकारक हो गया। किसमें, क्षोभमंडल में आकर के निर्माण करता है बच्चे। अब बोल सकते हैं आपकी सर ये कितना परसेंट होता है, तो गुड ओजोन जो है ना बच्चे, ठीक है, आपको लगभग 90% ओजोन जो है आपको पृथ्वी पर जो पाया जाता है वो गुड ओजोन होता है, और बैड ओजोन लगभग 10% की मात्रा में होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो वायुमंडल की किस परत में वो बैड ओजोन पाई जाती है, तो भैया ये पाया जाता है क्षोभमंडल में, इसको क्षोभमंडलीय ओजोन भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। समताप मंडलीय ओजोन में अच्छा ओजोन पाया जाता है बच्चे, अच्छा ओजोन, गुड ओजोन पाया जाता है, अच्छा ओजोन पाया जाता है, अच्छा ओजोन पाया जाता है किसमें, तो समताप मंडल में। तो ये भी ध्यान में रखना बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है बच्चे, तो ये देखिए, है ना, हमने कहा था HFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी आपको ओजोन परत को क्षरण पहुंचाता है ना। ध्यान में रखना बच्चे, कौन सी ग्रीन हाउस गैस ओजोन
ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्यान में रखना बच्चे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी को गर्म करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन है, तो बच्चे जलवाष्प है ना, ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। पृथ्वी को गर्म करने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, हाँ, पृथ्वी को गर्म करने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन होता है, तो भैया पृथ्वी को गर्म करने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जलवाष्प है। पृथ्वी को गर्म करने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, गर्म करने के लिए, है ना, करने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ये है, सर्वाधिक उत्तरदायी ये जलवाष्प बच्चे। सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है, तो उत्तरदायी है जलवाष्प, है ना। जलवाष्प पृथ्वी को सबसे अधिक गर्म करता है, उत्तरदायी, सर्वाधिक उत्तरदायी ये जलवाष्प है बच्चे, उत्तरदायी। लेकिन जलवाष्प को आप ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उत्तरदायी कौन है, तो जलवाष्प है, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, जलवाष्प है। ये लगभग 77% पृथ्वी को गर्म करता है ना। बाकी सब ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब ले सकते हैं आप, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कहा 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चे, तो ये भी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि देखिए 22 मार्च को आप कौन सा दिवस मनाते हैं, तो भैया 22 मार्च को आप विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को आप क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस, है ना, विश्व जल दिवस बच्चे 22 मार्च को। और यूएनओ ने पहली बार आपको कब, तो यूएनओ ने, याद रखा बच्चे, यूएनओ ने कब से ठीक है आपको विश्व जल दिवस मनाना शुरू किया, वर्ल्ड वाटर डे मनाना शुरू किया बच्चे। तो ये 1993 से यूएनओ ने ठीक आपको हाँ विश्व जल दिवस मनाना प्रारंभ किया बच्चे, ध्यान में रखना है 1993 से, है ना, 93 से, है ना। चलिए अच्छी बात है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को। ये भी देखिए बड़ा अच्छा बात है बच्चे, 21 मार्च को क्या होता है, तो विश्व वानिकी दिवस है। विश्व वानिकी दिवस कब है, तो 21 मार्च को। बच्चे विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब है, तो 23 मार्च को। देखिए सब रिलेटेड है। 23 मार्च को आप क्या मनाते हैं, तो विश्व ठीक है मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो भैया आपको पता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। तो ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, मजेदार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कह रहा है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन का उद्देश्य किससे संबंधित है। भैया बड़ा अच्छा सवाल है ना। स्टॉकहोम कन्वेंशन, है ना, नहीं सुने होंगे, पहली बार सुने होंगे। देखिए ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि कार्बन प्रदूषण, ये देखिए अस्थाई कार्बन प्रदूषण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है ना। स्टॉकहोम प्रदूषण का मुख्य उद्देश्य है अस्थाई कार्बनिक प्रदूषक या परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये संधि कब की गई थी, तो 2009 में बच्चे, है ना, 2009 में यह संधि की गई थी, है ना। कन्वेंशन 2004 में बच्चे, 2009 नहीं 2004 में यह संधि की गई थी, है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अस्थाई कार्बन प्रदूषकों को रोकना। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको पता होगा स्टॉकहोम कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अस्थाई कार्बन प्रदूषकों को रोकना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लाइकेन किसके प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, तो भाई साहब आपको पता होगा कि जल प्रदूषण, है ना, आपको वर्तमान में सबसे ज्यादा जल प्रदूषण की बात अगर करेंगे तो इकोली बैक्टीरिया करता है। देखिए मनुष्य से जहां भी आपको क्या होगा, तो प्रदूषित होगा, तो उस जल में ठीक इकोली बैक्टीरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, इकोली जीवाणु की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। ध्वनि प्रदूषण को सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करने का काम करता है कौन, परिवहन बच्चे, परिवहन ठीक है, परिवहन क्षेत्र बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। परिवहन क्षेत्र जहां पर ठीक है हम क्या करते हैं, वाहनों का यूज करते हैं, उसमें ठीक है लगाते हैं क्या, तो बड़ा बड़ा ठीक है क्या लगाएंगे, तो ये हॉर्न मारने वाला यंत्र लगाते हैं। अब देखिए ठीक है, खास करके वायु प्रदूषण विशेषकर SO2 के प्रदूषण को क्या करता है बच्चे, तो सबसे अधिक संवेदनशील कौन है, तो लाइकेन है। भैया लाइकेन मैंने पहले भी पिछले क्लास में भी बताया है कि लाइकेन क्या है, तो भाई साहब लाइकेन जो है ना, यह ठीक है, यह जो है आपको है ना अलगी और फंगी, है ना, अलगी और फंगी पर सहजीवी होता है। और यह जिस क्षेत्र में SO2 की मात्रा ज्यादा होगी वहां नहीं उगेगा, वहां नहीं उगता है, वहां नहीं उगता है बच्चे। जिस क्षेत्र में ठीक है आपको किसकी मात्रा बच्चे, मैंने कहा SO2 की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर ठीक है आपको किसका, तो लाइकेन ठीक है नहीं पाया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बहुत आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। कह रहा किगाली संशोधन, है ना, किगाली संशोधन किस प्रोटोकॉल से संबंधित है। बड़ी अच्छी बात है बच्चे, किगाली संशोधन जो है एकदम याद रखिएगा, किगाली संशोधन जो है, किगाली एकदम ध्यान में रखना बच्चे, किगाली संशोधन किससे संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, कमेंट के जरिए बताइए किगाली समझौता या किससे संबंधित है बच्चे, है ना। देखिए
क्या हुआ कि 1989 से 1992 में हमने क्या किया था, तो भाई ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको है ना ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का यूज किया था, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का यूज किया था। तो किगाली संशोधन किया गया किसमें, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, है ना, ध्यान में रखना बच्चे, किगाली संशोधन ठीक है किसमें किया गया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसमें आपको यह बात की गई कि देखिए HFC जो है ना, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है, तो आपको ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं है लेकिन ग्रीन हाउस गैस है बच्चे, ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं है, ध्यान में रखना, ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं है लेकिन क्या है, तो बच्चे हानिकारक नहीं है लेकिन ठीक है आपको नहीं है लेकिन क्या है, तो यह ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है ना। यह संशोधन किया गया था किसमें, किगाली संशोधन में, ध्यान में रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा किगाली संशोधन में क्या किया गया था, तो बहुत अच्छी बात है। और ये कब हुआ था, तो भाई साहब 2016 में किगाली संशोधन किया गया, 2016 में, क्लियर कर दिया मैंने। देखिए किगाली संशोधन एकदम याद रखिएगा, ठीक है, कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस में HFCs को बाहर कर दिया गया है ना, लेकिन इसको ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रख दिया गया। ये कब हुआ था, तो आपको किगाली संशोधन किसमें हुआ, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। इसका मुख्य काम क्या था, तो ओजोन परत का संरक्षण करना और ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के उत्पादन को कम से कम करना बच्चे। क्योटो प्रोटोकॉल आपको मैंने बता दिया है। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। बेसल कन्वेंशन, ये भी मैंने कहा था बच्चे कि बेसल कन्वेंशन जो है ना, ये किससे संबंधित है, तो बेसल कन्वेंशन जो है यह आपको हानिकारक जो कचरा है बच्चे, हानिकारक कचरा, हैजार्डस सब्सटेंसेस के सीमापार स्थानांतरण को रोकने पर बात किया गया था बच्चे। और ये कब हुआ था, तो भाई मेरे ये 1989 में हुआ था। हानिकारक कचरे के सीमापार स्थानांतरण को रोकने पर बात की गई थी, 1987 में हुआ था। हानिकारक ठीक कचड़े बच्चे, है ना, अब क्या होगा कि बहुत सारे देश देखेगा डंप करने के लिए अपना देश दे देता है कि अपने जमीन में उसको डंप कीजिए हानिकारक कचड़े को। तो हानिकारक कचरा कौन सा हानिकारक कचरा को डंप करने की इजाजत देता है, तो इस पर बात किया गया किसमें, बेसल कन्वेंशन में। हानिकारक कचरे के सीमापार स्थानांतरण पर रोक बच्चे, सीमापार स्थानांतरण पर रोक, है ना, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। स्थानांतरण पर रोक लगा दिया गया किसके तहत, तो बच्चे रोक लगाया गया किसके तहत बच्चे, लगाया गया। ये आपको सम्मेलन कौन सा है, बेसल कन्वेंशन है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो भाई मैंने पहले ही बता दिया है कि 5.6 से क्या होगा, कम होगा। देखिए 7 से अधिक, है ना, तो आपको पता है 7 से अधिक 7.4, यानी मनुष्य जो है ना, आपको मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 के आसपास होता है। अम्लीय जल का पीएच मान कितना होगा भाई मेरे, तो अम्लीय जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा। और 8 के आसपास आपको समुद्री जल का पीएच मान होता है। ठीक 7 आपको क्या होगा, तो भाई तो उदासीन विलयन या शुद्ध जल बच्चे, है ना, उदासीन विलयन या आप कह सकते हैं शुद्ध जल, विलयन या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो भाई 7 होता है। जो ये सब बताऊंगा मैं आगे क्वेश्चन हम कराएंगे किसमें, तो केमिस्ट्री में, तो वहां पर हम बात करेंगे इस पर। आगे बढ़ते हैं। इटाई किस भारी धातु के प्रदूषण से होने वाला रोग है, तो भैया मैंने कैडमियम बताया था, इटाई रोग होता है। और पारा, ये मिनी माता मैंने कहा था बच्चे, मिनी माता कहा था, पारा मिनी माता। सीसा प्लम्बिज्म, है ना, सीसा प्लम्बिज्म, प्लम्बिज्म बच्चे, प्लम्बिज्म, है ना, रोग होता है। और क्रोमियम की वजह से क्या होगा, तो भाई मेरे ये कार्सिनोजेनिक मटेरियल है, कार्सिनोजेनिक यानी इससे कैंसर होता है भैया मेरे। कार्सिनोजेनिक क्या है, सब्सटेंस है, कौन, क्रोमियम। इसके ज्यादा संपर्क में आने से क्या होगा, तो भैया ये हो जाता है, कैंसर रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किया गया, है ना। पहला प्रमुख वैश्विक समझौता कौन सा था, मतलब 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किया गया पहला प्रमुख वैश्विक समझौता कौन सा था बच्चे। 1987 में आपको पता है क्या हुआ, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, तो 1987 में हुआ था बच्चे, 1987 में हुआ था। लेकिन कह रहा क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई मेरे, ठीक है, आपको 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किया गया, ठीक है, पहला प्रमुख, ठीक है, वैश्विक समझौता कौन सा था, तो भैया ये था आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना कन्वेंशन आपको क्योटो प्रोटोकॉल से पहले ही किया गया था। और वियना कन्वेंशन याद रखना है 1900, ठीक है, 1900 वियना कन्वेंशन कब हुआ, तो 1985 के आसपास हुआ था, है ना बच्चे, 1985 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और ये पता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, है ना। और हेलेंस्की घोषणा, पता नहीं क्या है, हेलेंस्की घोषणा बच्चे, तो इस रहने देते हैं इसको, हेलेंस्की घोषणा।
हेलेंस्की घोषणा जो है ना, ये चिकित्सा है ना नैतिकता से संबंधित है बच्चे। चिकित्सा नैतिकता है ना, चिकित्सा नैतिकता यानी चिकित्सा नैतिकता। मान लीजिए कि ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो उसमें नैतिक बल पर जोर दिया गया। नैतिकता, चिकित्सा नैतिकता से संबंधित है। और ये कब हुआ था? तो भैया हेलेंस्की घोषणा की गई थी 1900, ठीक है, वो बोलते 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में की गई थी। चिकित्सा नैतिकता से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कहना संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन कब अस्तित्व में आया? ये मैंने आपको बता दिया है बच्चे। ये कब आया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत आया था बच्चे, है ना। विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आपको यूएनएफसीसी, ठीक है, अस्तित्व में आया। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया था बच्चे। कब? तो 1992 में, है ना। कौन सा सम्मेलन बच्चे? तो ये पृथ्वी सम्मेलन बच्चे। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आया था, यूएनईपी लाया गया था, है ना। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है, 2015 में पेरिस समझौता किया गया था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैव आवर्धन के लिए प्रदूषक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो बच्चे जैव आवर्धन के लिए आपको मैंने कहा था कि खाद्य श्रृंखला में जब, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जब क्या होगा, हानिकारक विषाक्त रासायनिक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी तो इस घटनाक्रम को आप जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है बच्चे, जैव आवर्धन में वसा में घुलनशील और गैर अपघटनीय पदार्थ होना चाहिए, यानी ऐसा प्रदूषक जो, ठीक है, वसा में घुलनशील होगा और गैर अपघटनीय होगा, वही क्या होगा, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर प्रदूषक की भांति व्यवहार करता है। तो ये भी ध्यान में रखना बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, है ना, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, भारतीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ध्यान में रखना है, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भाई साहब 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है ना, आप पढ़े होंगे। 5 जून को, ठीक है, क्या होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर को बच्चे विश्व ओजोन परत क्षरण संरक्षण दिवस मनाते हैं, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार फ्रियोंस वास्तव में क्या है? तो वास्तव में बच्चे फ्रियोंस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि देखिए फ्रियोंस जो है ना, फ्रियोंस याद रखिए बच्चे, फ्रियोंस ये आखिर है क्या? तो ये आपको, ठीक है, CFCG है बच्चे, CFCG है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CCl2F2 होता है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होता है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होता है ना, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होता है, एकदम समझिएगा, डाइफ्लोरोमीथेन है। और ये काम क्या करता है बच्चे? तो ये इसका यूज होता है किसमें? तो भाई फ्रियोंस का उपयोग, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको उपयोग एरोसोल में करते हैं, का उपयोग एरोसोल में, है ना, आपको 2 जगह पर। पहला तो आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर में होता है, ठंड उत्पन्न करने के लिए, एसी में होता है, ये सब में होता है बच्चे। लेकिन एरोसोल में पहला नंबर किस में बच्चे? पेंट उद्योग में, याद रखना, पेंट उद्योग में इसका उपयोग करते हैं, पेंट उद्योग में, है ना। दूसरा इसका उपयोग किस में करेंगे भाई मेरे? इसका उपयोग करते हैं आपको ठंड उत्पन्न करने के लिए, किसमें? तो भैया मेरे करने के लिए रेफ्रिजरेटर में करते हैं ना, आपको फ्रिज या एसी में करते हैं। तो ध्यान में रखिए, ये फ्रियोंस है, CCl2F2 होता है। और ठीक है, आपको ठंड मिलने पर, याद रखना, ठंड में क्या होता है? तो ठंड में कितना? तो बच्चे, ठीक है, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर गया टेम्परेचर, तो भाई मेरे क्या होगा ठंड में, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे जाएगा, लगभग आपको -37 के आसपास। जैसे टेम्परेचर जाएगा तो ये क्या होगा? तो 1 क्लोरीन आयन, याद रखना, 1 क्लोरीन आयन कितना अणु को? 1 क्लोरीन आयन, ठीक है, 1 लाख ओजोन अणु को तोड़ देता है, 1 लाख ओजोन अणु को तोड़ देता है। ओजोन को तोड़कर, ठीक, क्या बना देगा? ऑक्सीजन। ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन बना देता है। तो यह हानिकारक हो गया, तोड़कर, ठीक, ऑक्सीजन बना देता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चे, है ना। क्या मैंने कहा कि भाई, ठीक है, आपको यहां देखिए 2O3 है और 1 क्लोरीन आयन आ गया, है ना। और ये क्या करेगा? तो भैया 1 लाख ओजोन अणु को तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा भैया? तो ये देखिए 2O3 बना देगा, है ना, 3O2 का निर्माण कर देगा, 3O2 बना देगा। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। तो यहां से देखिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार फ्रियोंस वास्तव में क्या है? तो भैया ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना। सर इसका PDF भी मिलेगा? हाँ बच्चे, PDF भी मिलेगा आपको। PDF अवेलेबल होगा कहां पर? तो ठीक है, आपको साइंस शशांक ओलंपियाड, है ना, तो इस पर अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर अवेलेबल होगा, तो आप ले लीजिएगा, है ना।
बेसल कन्वेंशन का मुख्य फोकस क्या है? खतरनाक अपशिष्टों का, ठीक है, सीमा पार स्थानांतरण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओजोन परत क्षरण, याद रखा, ओजोन सुरक्षा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो ये बातें याद रखिएगा बच्चे। आगे देखते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसी के कारण आपको क्या हुआ? तो बच्चे आपका, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसकी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं बच्चे। ओजोन छिद्र की खोज कब हुई थी? तो भैया 1985 में 3 वैज्ञानिक, कौन कौन? तो एक है फार्मेन, है ना, एक फार्मेन, दूसरा क्या? तो भाई मेरे दूसरा सेंकलेन, याद रखना है, सेंकलेन, और तीसरा कौन बच्चे? तो गार्डनर, है ना, गार्डिनर। इन्होंने ओजोन परत में छिद्र की खोज की थी। कहाँ की थी? तो अंटार्कटिका में, है ना, अंटार्कटिका में इसकी खोज की गई थी। ध्यान में रखना बच्चे, अंटार्कटिका में इसकी खोज की गई थी। किसकी? तो ओजोन परत में क्षरण की खोज की गई थी। तो ये याद रखना है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों की सूची को परिभाषित करता है? ग्रीन हाउस गैसों की सूची को ये करता है बच्चे, है ना, परिभाषित करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिफाइंस द लिस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? मैंने कहा ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। देखिए, ठीक है, यही वजह है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो है जब उसको पढ़ाने लगते हैं तो, ठीक है, ज़्यादा उसको पढ़ाई समझ में नहीं आती है ना। तो देख लीजिए, है ना, आपको हर बच्चों से आग्रह है कि बच्चे रेगुलर रहिए, है ना। आप जब इस चैनल पर आते हैं तो रेगुलर रहिए, तब जाकर के आपको बहुत बातें समझ में आएंगी। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों की सूची परिभाषित करता है? बहुत अच्छी बात है भाई, है ना, कौन सा प्रोटोकॉल? तो भैया आपको सबसे पहले ये जान लेना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ठीक है, ये क्या काम करता है। GHG, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस क्या काम करता है? तो भैया ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये काम करता है आपको पृथ्वी से परावर्तित, है ना, पृथ्वी से परावर्तित बच्चे किसको? तो दीर्घ अवरक्त विकिरणों को, पृथ्वी से परावर्तित दीर्घ अवरक्त विकिरणों, है ना, दीर्घ अवरक्त विकिरणों को या अवशोषित कर लेता है। विकिरणों को क्या करेगा? विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ध्यान में रखिएगा, अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, कर लेता है। और क्या होगा? तो भाई मेरे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ये मुख्य का आपको पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ये मुख्य का क्या है? तो बच्चे ग्रीन हाउस गैसेस का मुख्य कारण है ना। ध्यान में रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी से परावर्तित दीर्घ अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ जाता है। ये मुख्य उद्देश्य किसका है? तो भैया ये मुख्य आपको ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य कारक है। और मैंने कहा कि ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी? तो भैया ग्रीन हाउस गैसों की संख्या जो है वो मुख्य रूप से आपको 6 है। 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं बच्चे, 6 ग्रीन हाउस गैसेस है। बोलिए कि कौन कौन सा है सर, है ना। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा था CO2, उसके बाद मैंने कहा था मीथेन बच्चे, फिर मैंने कहा था क्या? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, है ना। फिर मैंने कहा बच्चे क्या? तो भाई मेरे यहाँ पर मैंने यूज़ किया था HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। फिर मैंने क्या था? परफ्लोरोकार्बन्स का यूज किया था। फिर मैंने क्या कहा था बच्चे? SF6 का यूज किया था, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का यूज किया था। ये 6 ग्रीन हाउस गैस है, इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कितने? तो 6 ग्रीन हाउस गैस है ना। और इसको ग्रीन हाउस गैसों की सूची कब जारी किया गया था बच्चे? तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया गया था, है ना। तो कार्टेजना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित, नगोया प्रोटोकॉल आपको कार्टेजना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा हस्तांतरण, देखिएगा कि जैव पदार्थों के हस्तांतरण से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल आपको मैंने कहा है बच्चे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब सारा कुछ मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ध्रुवीय समतापीय बादल जो है बच्चे आपको ओजोन परत का क्षरण विशेषकर अंटार्कटिका पर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बच्चे ध्रुवीय समतापीय बादल जो है, समतापमंडलीय बादल जो है, ये क्या करेगा? तो CFCs में क्लोरीन आयन को तोड़ देता है और क्लोरीन आयन क्या करता है? ओजोन परत के क्षरण में मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य भूमिका ग्रीन हाउस गैस निभाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अर्थ आवर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है बच्चे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अर्थ आवर जो है ना आपको WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा आयोजित किया जाता है। और कब से यह आयोजित किया जाता है बच्चे? तो यह जो आयोजित किया जाता है, ध्यान में रखिएगा,
है ना, यह आयोजित किया जाता है कब से, तो 2007 से, है ना। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कब से आया, किसके द्वारा, तो भैया यह जो है ना आपको, ठीक, अर्थ आवर आपको WWF के द्वारा आयोजित किया जाता है। देखिए यूनेस्को आपको क्या होता है, तो ये स्मारकों को संरक्षित करता है, स्मारकों को याद रखना, बड़ा बड़ा स्मारक है, बड़ा, ठीक है, साइट्स है ना, जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसको, स्मारकों या बिल्डिंग्स को ये संरक्षित करता है। कौन बच्चे, तो आपको यूनेस्को, है ना। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है बच्चे, है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। और ठीक है आपको IUCN याद रखना है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, ठीक है, आपको कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। और ये रेड डाटा, है ना, रेड डाटा जारी करती है, किसको, रेड बुक डाटा जारी करती है कि कौन सा जो जीव है वो क्या है, तो भैया कौन सा जीव क्या है, आपको इंडेंजर्ड है या सुरक्षित है, इसका लिस्ट जारी करता है। इंडेंजर्ड को मतलब बच्चे जो, ठीक है, आपको जीव जो है असुरक्षित है ना, उसके लिस्ट को जारी करने का काम कौन करता था, IUCN करता है, रेड डाटा बुक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं है, मिट्टी की उर्वरता में कमी, है ना, सही है ना, आपको जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है ना, धातुओं का क्षरण करेगा, ओजोन परत का मोटा होना, यह आपको क्या है, अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरबा प्रभाव का या फ्लाई ऐश प्रदूषण, बच्चे कोरबा आपको पता है छत्तीसगढ़ में है, वहां पर क्या हुआ, अचानक आपको, ठीक है, तापीय संयंत्र से, ताप विद्युत संयंत्र से बहुत सारा फ्लाई ऐश निकल करके, कौन सा, फ्लाई ऐश निकल करके आपके पर्यावरण में चला गया, है ना। फ्लाई ऐश मतलब ये जो है ना आपको राख है, एक तरह से कहिए कि फ्लाई मतलब उड़ने वाला, क्या है, ऐश मतलब राख होता बच्चे, यानी ठीक है आपको तापीय विद्युत संयंत्र से राख जो है ना आकाश में चला गया उड़ करके, और वहां पर क्या हुआ, पृथ्वी को गर्म करने में उत्तरदायी भूमिका निभाया, उस एरिया को ही प्रभावित करने लगा बच्चे, इसी को बोलते हैं कोरबा इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बॉन कन्वेंशन का संबंध किससे है, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे। बॉन कन्वेंशन, है ना, आपको ओजोन सुरक्षा, आपको पता है ओजोन डिप्लेशन लेयर जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, रासायनिक हथियार, केमिकल वेपन्स जो है, केमिकल वेपन्स, ध्यान में रखना बच्चे, केमिकल वेपन्स जो है आपको पता है, NPT मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, है ना, वॉन कन्वेंशन याद रखना बच्चे, 1983 में यह सम्मेलन किया गया, और प्रवासीय प्रजातियों का संरक्षण इसके तहत किया गया बच्चे, 1983 में, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल के वर्षों में HFC को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत कम करने की बात क्यों की गई, क्योंकि ठीक है ये क्या है, मैंने कहा था कि ओजोन को नष्ट करता है, नहीं बच्चे, ये बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है ना, इसको ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को से संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण को, याद रखना ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण एक्ट कब आया बच्चे, तो 1981 ईस्वी में। मैंने कहा बच्चे कि वायु प्रदूषण एक्ट कब आया, तो भाई मेरे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1981 में यह लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1981 में, है ना। और बहुत सारी बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, विश्व हाथी दिवस, विश्व महासागर दिवस, विश्व गेंडा दिवस, तो सबको देख लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है बच्चे, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है कब, तो 29 जुलाई को, ध्यान में रखिएगा 29 जुलाई, है ना, 29 जुलाई को आपको अंतर्राष्ट्रीय। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है बच्चे, विश्व हाथी दिवस जो है यह मनाया जाता है 12 अगस्त को, 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई मेरे विश्व महासागर दिवस जो है ना आपको 8 जून को मनाते हैं, 8 जून को, है ना। और भाई मेरे विश्व राइनो दिवस ये कब मनाया जाता है, विश्व गेंडा दिवस कहिए या राइनो दिवस कहिए, यह 22 सितंबर को मनाया जाता है, 22 सितंबर को। तो ये ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, किगाली समझौता के तहत किस वर्ष HFC के, ठीक है, उपयोग में भारी कमी का लक्ष्य रखा गया बच्चे। किगाली समझौता के तहत किस वर्ष तक HFC के उपयोग में भारी कमी का लक्ष्य रखा गया, किसके द्वारा था, भारत के द्वारा बच्चे, इंडिया के द्वारा, है ना। तो भारत के द्वारा याद रखना है 2045 से 2047 तक, है ना, आपको ठीक है HFC के उपयोग में भारी कमी का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होता है, इसको ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में हमने रख दिया है। इसको किससे निकाल दिया गया है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, इसको जो है आपको ठीक ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस से बाहर निकाल दिया गया, किस समझौता के तहत, किगाली समझौता के तहत। आगे बढ़ते हैं, है ना। जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, देखिए ये सारे आपको देख लेने हैं। जल प्रदूषण अधिनियम याद रखना बच्चे 1974, है ना, 1974, है ना, याद रखना है। 1981 ये क्या मैंने कहा, बार बार मैंने चर्चा किया, वायु प्रदूषण ठीक अधिनियम इसी वर्ष आया था। 1972 बच्चे, है ना, आपको पता है
क्या है, तो 1972 जो है बराबर मैंने आपको बताया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया था बच्चे, संरक्षण अधिनियम लाया गया। और 1986 किसके तहत बच्चे, 1986 के तहत विश्व बोलते हैं मतलब आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, पर्यावरण संरक्षण, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1986 संरक्षण अधिनियम लाया गया था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैव आवर्धन के संदर्भ में यदि पानी में, ठीक है, 0.003 पीपीबी बच्चे, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन है, तो मछली खाने वाले पक्षियों में क्या होगा, तो बच्चे सबसे ज्यादा सांद्रता होगा, यानी 25 ppm होगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको जैव आवर्धन के संदर्भ में, ठीक है, डीडीटी की मात्रा 0.03 होगा किसमें, तो भाई मेरे ये एनसीईआरटी कहता है कि अगर जैव आवर्धन जो है किसमें, तो भाई ठीक है, छोटी मछलियों में या फाइटोप्लैंक्टन्स में कितना होगा, तो 0.003 पार्ट्स पर बिलियन होगा, तो मछली खाने वाले पक्षियों में कितना होगा, तो 25 ppm होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछ चुका है, इसलिए मैंने कहा एनसीईआरटी आधारित डेटा है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं, साइट्स समझौता किससे संबंधित है, तो लुप्तप्राय प्राणियों और जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांत को आपने क्या कहा दिया, साइट्स कहते हैं बच्चे, साइट्स समझौता कहते हैं, साइट्स समझौता कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि साइट्स समझौता जो है या किससे संबंधित, तो लुप्तप्राय बच्चे, लुप्तप्राय वनस्पतियों को क्या करने से संबंधित है, तो लुप्तप्राय वनस्पतियों से संबंधित यह साइट्स है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। साइट्स किससे संबंधित है, तो लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित यह साइट्स है बच्चे। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज है ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इन इंडेंजर्ड स्पेसीज फ्लोरा एंड फ्यूना बच्चे, और ये कब हुआ था, तो 1972 में, है ना, ध्यान में रखा बच्चे। कब ये लाया गया था साइट्स, तो 1972 ईस्वी में यह 1973 ईस्वी में लाया गया था, 1973 ईस्वी में लाया गया था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का आरंभ किस सम्मेलन के दौरान हुआ था, तो ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। और चूंकि ठीक आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर संस्था जो है, एजेंसी है, कहां पर है, तो भैया गुड़गांव में है, याद रखना गुड़गांव में है बच्चे, गुड़गांव में। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। किसको, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को का मुख्यालय भारत में करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है बच्चे। और ये कब हुआ था, तो भाई ठीक है, को याद रखना है कि ये पेरिस समझौता के तहत किया गया था। किस समझौता के तहत, तो पेरिस, है ना, ध्यान में रखना बच्चे, किस समझौता के तहत किया गया, तो ठीक है, यह किया गया था आपको पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, कब, तो 1900 कब बच्चे, तो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ये 2015 में हुआ था, उसके तहत इसका निर्माण किया गया था। पेरिस सम्मेलन, पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21, पेरिस क्लाइमेट कंट्रोल, इसके तहत किया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये नंबर आंसर होगा, है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल आपको मैंने बताया ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में क्लोरीन का एक प्रमुख ओजोन अणु कितने, आपको ओजोन के, वायुमंडल में क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट करता है, तो बच्चे मैंने कहा दिया 1 लाख ओजोन अणु को नष्ट करता है। आसान सवाल है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है, 5 जून को बच्चे, आपको पता है 5 जून को बताइए विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना। जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना, ध्यान में रखिएगा, 7 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो भैया आपको याद रखनी चाहिए, है ना। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ध्यान में रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का। और ठीक है बच्चा लोग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ठीक है एक बार से काम नहीं चलेगा, ठीक है, 1-2 बार देखिए, है ना, तब जाकर के आपको और ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो चलिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का क्लास, ध्यान में रखिए, अपना और अपने फैमिली का केयर रखिए बच्चे, है ना। तो विश्व, ठीक है, याद रखना बच्चे, विश्व पृथ्वी दिवस, है ना, विश्व पृथ्वी दिवस, वही मैं कह रहा था कि ये देखिए मैंने गड़बड़ कर दिया था, इसीलिए 22 अप्रैल होता है, 22 अप्रैल,
है ना, ध्यान में रखना बच्चे। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व प्रकृति दिवस का ये, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, क्या कब मनाते हैं तो भाई मेरे आपको 5 जून को मनाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई को। तो आंसर होगा 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।